हेलो एवरीवन, वेलकम टू नकुल की पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज है हमारा रेशो का लास्ट लेक्चर। आज ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से खत्म हो जाएगा। आपको पीडीएफ विद सॉल्यूशंस भी दे दी जाएगी। कुछ टाइप्स पेंडिंग है तो आज हम वो वर्कआउट करते हैं। इनकम बेस्ड क्वेश्चंस हमने वर्कआउट करने हैं। प्रपोर्शन का कंसेप्ट, परसेंटेज और फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्स में आते हैं, वो वर्कआउट करने हैं। बच्चों, जब आप परसेंटेज और रेशियो को अगर मेरी पीडीएफ के बाहर जाके कहीं वर्कआउट करोगे तो कुछ मिक्सचर के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, वो मैंने अभी आपको करवाने हैं। ठीक है, तो उनको लिंक अप मत करना। वैसे भी अभी दूर ही रहना है इन बुक से, क्योंकि ये दो पीडीएफ जो है ना, ये मैंने काफी डिटेल पे दी है ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन के साथ। राइट, पहला बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। राइट, मैं खुद समझाऊंगा आपको। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए एक बार। द मंथली इनकम ऑफ P and Q आर इन द रेशो 2:3। P and Q की जो मंथली इनकम है वो 2:3 में है, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशो 5:9। उनके जो मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं वो 5:9 में। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 300 पर मंथ। तो मैंने जो लेक्चर नंबर 3 में बात बोली थी कि कुछ लोग डायरेक्ट के चक्कर में बढ़ते हैं, प्लीज इसको अवॉइड करना। अगर आप वेरिएबल यूज करोगे तो यहाँ पे x करोगे, राइट, कि P की इनकम है 2x और Q की इनकम 3x है। x क्यों मान रहा हूं? क्योंकि जिनकी जो इनकम है ना वो किसी नंबर पे कट के लिखी हुई है, वो नंबर को x मान रहा हूं, क्योंकि वो नंबर पता लग जाएगा तो इनकी इनकम पता लग जाएगी। इसी तरह से दोनों के कुछ खर्चे थे, उनके खर्चे भी किसी नंबर पे कट के लिखे हुए हैं। राइट, अब यहाँ पे जो वेरिएबल सपोज करोगे वो इनकम वाला वेरिएबल नहीं हो सकता, वो डिफरेंट वेरिएबल ही होगा हमेशा। राइट, वो डिफरेंट वेरिएबल ही होगा। राइट, तो एक्सपेंडिचर में आप 5y और 9y मानोगे अगर आप वेरिएबल लेते हो। लेकिन मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, ये चीजें सीखनी होती है। आप लोग कई बार पूछ लेते हो, ये चीजें सीखनी होती है, आपको सुननी होती है, समझनी होती है कि कोशिश करनी है सिंगल वेरिएबल यूज करना है, कोशिश करनी है कम से कम वेरिएबल यूज करना है। और ये हमें अभी सीखने को मिलेगा। अभी तो हमने स्टार्ट किया है। आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि जैसे क्वांट के सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे, नहीं होते इतनी जल्दी। आप एक्सपीरियंस बच्चों से पूछ सकते हो कि चीजें बनने में टाइम लेती हैं और आपको डे बाय डे वर्कआउट करना होगा। राइट, तो जो मैं बातें बताता हूँ ना अपने सेशंस में छोटी छोटी, उनको जरूर नोट किया करो कि कब कहाँ क्या सपोज करना है, रेदर देन आस्किंग क्वेश्चंस। अभी अगर आप बिगिनर हो तो अभी आप उनको सोचा करो कि मैंने क्यों यूज किया है। राइट, मैंने क्यों पॉइंट यूज किया और पॉइंट का क्या बेनिफिट है। जैसे मैंने कल सिखाया x और y कहाँ मानना है, x क्यों माना। जैसे मैं बोलता हूं कि इसमें वेरिएबल अलग होगा, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो आपकी इनकम 2000 है, मेरी इनकम 3000 है, तो हमारी इनकम 1000 पे कटेगी। राइट, 1000 पे कटेगी। राइट, अब खर्चा 5000 9000 तो हो नहीं सकता ना, सोच के देखो, है ना। कॉमन फैक्टर सेम थोड़ी हो सकता है यहाँ पे। राइट, ये मान लो 500 है 900 है तो 5:9 हो जाएगा। खर्चे का कॉमन फैक्टर अलग होगा। रेशियोज में कॉमन फैक्टर हमेशा अलग होते हैं अगर अलग अलग रेशियोज हो। तो क्वेश्चन करना कैसे है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपसे पूछा गया, आपके लिए पेपर में बहुत मैटर करते हैं, इवन पूरे क्वांट में मैटर करता है कि आपको पूछा क्या और आपको गिवन क्या है। हमें पूछा है इनकम ऑफ P, तो आई सपोज्ड वेरिएबल इन केसेस ऑफ इनकम ऑफ P एंड Q। राइट, मैंने वेरिएबल भी P में सपोज किया। मैंने मान लिया P की इनकम है 2x और Q की इनकम है 3x। मैं चाहता हूं ये आप खुद सोचो, क्योंकि कल ऐसी ही इक्वेशंस मैंने आपको ढेर सारी बनवाई है। राइट, P की इनकम 2x है, Q की इनकम 3x है। मैंने इनकम को सपोज किया, मैंने इनकम के अंदर जो वेरिएबल है वो सपोज किया, क्योंकि वो वेरिएबल पता लग गया तो दोनों की इनकम पता लग जाएगी। वेरिएबल क्या है, जिसको बोलते हैं HCF, दोनों किस नंबर पे कटे थे। राइट, P की इनकम को मैंने 2x मान लिया, Q की इनकम को मैंने 3x मान लिया। राइट, P की इनकम को 2x मान लिया, Q की इनकम को 3x मान लिया। अब दोनों 300 रुपए पर महीना बचा रहे हैं। राइट, ईच ऑफ देम, ईच वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, ध्यान से पढ़ना होता है। दोनों 300 रुपया बचा रहे हैं, दोनों 300 रुपये बचा रहे हैं। ये P की इनकम है, ये Q की इनकम है, दोनों 300 रुपये बचा रहे हैं। तो इनकम में से मैंने सेविंग को माइनस कर दिया। ये P की इनकम थी, P की इनकम में से P की सेविंग को माइनस कर दिया। Q की इनकम में से Q की सेविंग को माइनस कर दिया। बच्चों, ये चीज आपको अपनी कॉमन सेंस से सोचनी है कि अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं, अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो ये P का क्या है। आपकी इनकम में से आपकी बचत माइनस कर दे तो बचा पैसा आपका खर्चा है। तो इनकम में से अगर मैं सेविंग माइनस कर दूं तो ये P का एक्सपेंडिचर है। राइट, इसकी इनकम में से इसकी सेविंग माइनस कर दूं तो ये दूसरे का एक्सपेंडिचर है। मैं एक्सपेंडिचर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे दोनों के एक्सपेंडिचर्स की रेशो पता है कितनी, दैट इज कहां गया 5:9, दैट इज 5:9। क्लियर है?
क्लियर है, राइट। तो मैंने इस तरह से इक्वेशन बनाई, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको सोचना शुरू करो कि ये आपसे क्यों नहीं। देखो क्वांट दो ही तरीके से आएगा, या तो आपसे हो जाएगा, राइट, या आपसे जब नहीं होगा, राइट। एक करवाया तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा तो आपने ये देखना है कि इसमें ऐसा मैंने क्या किया जो आप सोच नहीं पाए, राइट। ऐसा डे बाय डे सोचना है, ऐसा पीडीएफ में सोचना है, ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे सोचना है, ऐसा हमेशा सोचना है, हर चैप्टर में सोचना है। धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी और रिवीजन करना मत भूलना है। परसेंटेज जो है ना, आज 4 दिन हो गए ना, अभी 10 दिन और हो लेने दो, राइट। जिनको भी सिलेबस की जल्दी पड़ी हुई है, राइट, 10 दिन और हो लेने दो, आपको फील होगा कि परसेंटेज के 10-20 क्वेश्चन अभी भी नहीं आते हैं, फिर भूल गए हैं, फिर दिमाग से निकल गए, क्योंकि क्वांट है यार, आप लोग नया सीख रहे हो, आपको टाइम लगेगा, ठीक है, आपको टाइम लगेगा। तो थोड़ा स्लो मैं इसीलिए चला हूं इन चैप्टर्स में कि एक बार बेस बन जाए। करने को क्या, रेशियो 2 दिन में भी खत्म हो सकता था, टाइप्स तो मैं सारी करवा दूंगा, 2-2 क्वेश्चन कम करवा दूंगा, राइट। बट आपको इस पॉइंट को सोचना है, मुझे ये बेस बनाना है आपका कि आपको इस पॉइंट को सोचना खुद है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट, तो 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 300 कितना आ जाएगा, 1500, राइट। तो 3x कितना आ गया, 1200, तो x 400 आ गया, x 400 आ गया। ये इधर ले आया था, ये इधर ले आया था, ठीक है। 3x 1200 आ गया तो x 400 आ गया, x 400 आ गया तो p की इनकम पूछिए, यहाँ पे डालोगे x 2x थी, 2 × 400, आपका आंसर कितना होगा, 800 होगा, आपका आंसर कितना होगा, 800 होगा। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। तो इस तरह से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे इक्वेशन बनाना है। अब आप में से बच्चा क्या क्या सोच सकता है, बच्चे के सवाल क्या होते थे वो मैं क्लासेस में कोशिश करता हूँ खुद ही कवर करता हूँ। बच्चे के सवाल ये होते थे कि सर हम यहाँ पे x माने तो कि एक्सपेंडिचर 5x है और 9x है, तो मैं बोलूंगा ठीक है मान सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन, तो मान सकते हैं, तूने इसमें वेरिएबल मान लिया। एक्सपेंडिचर में सेविंग ऐड होती है, एक्सपेंडिचर में सेविंग ऐड होगी तो क्या बन जाएगा, इनकम, इनकम, राइट। एक्सपेंडिचर में x माना आपने, तो ये एक्सपेंडिचर है p और q का, सेविंग ऐड कर दी तो क्या होगा, इनकम। इनकम का रेशियो है हमारे पास 2:3। अब प्रॉब्लम ये होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, यहां से के बाद जो भी x आएगा, ठीक है, उसके बाद पूछा गया p की इनकम, जो भी x आएगा उसको यहां पुट करना है, तो p का एक्सपेंडिचर आएगा, उसमें 300 ऐड करना मत भूलना, फिर जाके भी p की इनकम आ जाएगी। पर वो रास्ता सही नहीं है, क्योंकि आप वेरिएबल x उस चीज में क्यों मान रहे हो जो पूछी नहीं है। अगर एक्सपेंडिचर पूछा होता ना तो आप 5x और 9x मान लेते, चलता। आप वेरिएबल x वहां मानो जहां पे आपको पूछा गया था इनकम, तो वेरिएबल भी उसी में माना। इवन मैं परसेंटेज से लेके बार बार सिखा रहा हूं, जो चीज पूछी है वो बहुत मायने रखती है और जो गिवन है वो भी बहुत मायने रखता है। आपका जो माइंड है उसको डेवलप करना होता है। गॉट इट, गॉट इट। एक सिमिलर क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मुझे सभी से एक्सपेक्ट आंसर चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस इस बार दोनों की सेविंग्स ना मैंने सेम नहीं रखी, क्योंकि कई बच्चे ना शॉर्टकट बना लेते हैं धक्के से। इस बार मैंने दोनों की सेविंग डिफरेंट रखी है, ठीक है। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। 2 पर्सन्स हैं, उनकी इनकम की रेशियो है 5:3 और उनके एक्सपेंडिचर्स की रेशियो है 9:5। लेकिन दोनों में से एक 1300 रुपए बचा रहा है और दूसरा 900 रुपए बचा रहा है, तो आपको बतानी है पहले पर्सन की इनकम। क्विकली, सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए सभी का आंसर चाहिए मुझे, क्विकली। देखो बहुत सिंपल है, इनकम पहले पर्सन की 5x मान ली, दूसरे पर्सन की मैंने 3x मान ली, राइट। ये 1300 रुपये बचा रहा है, 900 रुपये बचा रहा है, 900 रुपये बचा रहा है, राइट, राइट। तो इनकम में से सेविंग माइनस कर दो तो क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है। इनकम में से सेविंग माइनस कर दो तो क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है, राइट। तो रेशियो दी हुई है हमें एक्सपेंडिचर की 9:5। यही मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि मैंने दोनों की इनकम में वेरिएबल सपोज कर लिया, इनकम में से सेविंग माइनस कर दो तो ये क्या होगा, एक्सपेंडिचर फर्स्ट पर्सन का, ये दूसरे का एक्सपेंडिचर होगा। मैं एक्सपेंडिचर क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे दोनों के एक्सपेंडिचर की रेशियो गिवन है, दैट इज 9:5।
वेरिएबल इसमें क्यों नहीं सपोज किया? एक्सपेंडिचर थोड़ी पूछा है कि उसमें वेरिएबल सपोज करें, जो चीज पूछी है उसमें वेरिएबल सपोज करना है, राइट। अगर इसमें करना भी पड़ जाएगा तो आप दूसरा मानोगे, अगर उसमें x माना तो दूसरे में y मानोगे, वो आपके लिए लेंथी हो जाएगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x निकालना है, 25x माइनस 6500, 27x माइनस 8100, ठीक है। तो 2x 1600 आ जाएगा, तो x 800 आ जाएगा, x 800 आ जाएगा। तो इनकम पूछिए फर्स्ट पर्सन की, x 800 आ जाएगा। तो कितनी मानी थी हमने? 5x। तो 5 × 800 आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4000। ऑप्शन में नहीं है, मुझसे गलती तो नहीं होगी, मैं ना सॉल्व करके नहीं आता, बस क्वेश्चन बना के आता हूँ, तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, ध्यान देना। 1 मिनट। 5:3 था तो मैंने 5x मान लिया और 3x मान लिया, फिर इसने 1300 रुपये बचाया और इसने 900 रुपये बचाया, तो उनकी रेशियो दी हुई है 9:5। 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ 25, 5 13 6500, 9 10 से 27, 9 9 से 8100, 6500 उधर गया तो 1600 बनेगा, ये इधर आएगा तो 2x बनेगा, 2x 1600 आया तो x 800 आएगा, तो आंसर 4000 होना चाहिए। फिर भी चेक कर लेना, अगर कोई मिस्टेक होगी हो तो देख लेना, राइट। नन ऑफ दिस में जाएगा, अदरवाइज इक्वेशन परफेक्ट है, इक्वेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, इक्वेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। गॉट इट। ये इनकम एक्सपेंडिचर का सबसे बेसिक और सबसे फेमस क्वेश्चन है जो मैंने अभी स्क्रीन पे रखा, पर मैंने काफी और क्वेश्चन चूज किए हैं आज के सेशन के लिए इनकम एक्सपेंडिचर के, और कुछ मैंने टफ वाले पीडीएफ में भी डाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखना, इसमें आपको वेरिएबल, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको एक हिंट देता हूँ, रुको, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपको रेशियो किसकी गिवन थी? आपको रेशियो गिवन थी इनकम की, और किसकी गिवन थी? एक्सपेंडिचर की। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू थी ना, उसमें ना ही इनकम थी ना ही एक्सपेंडिचर था, तो दैट इज द रीजन आई सपोज्ड एक्स। अगर डाटा गिवन ना हो तो आई सपोज्ड एक्स, राइट। इनकम का रेशियो गिवन था लेकिन दोनों के इनकम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन था लेकिन दोनों के एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सेविंग पता थी बट जिसके रेशियो गिवन थी वो तो नहीं पता थे, दैट इज व्हाई आई सपोज्ड एक्स। बट आने वाले क्वेश्चंस में आपको ये पहचानना है कहीं कुछ गिवन तो नहीं है, एक्स तभी मानना जब आपको कुछ गिवन ना हो, यहाँ पे गिवन होगा शायद, देखो निकाल लो, सब निकालना चाहिए, आप सभी निकाल सकते हो। आपका लेक्चर नंबर 1 यूज कर रहा हूं मैं इसमें, लेक्चर नंबर 1 और परसेंटेज को मिक्स करके ये क्वेश्चन बना हुआ है, सभी का आंसर आना चाहिए। क्विकली, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, सिंपल लेवल में। मतलब ये क्वेश्चन दिखाते हैं कि हमें जैसे ट्राई करने होता है ना किताबों में क्वेश्चंस, तो ऐसे ट्राई करने चाहिए कि हमारा जो एप्टीट्यूड है वो कितना है, क्या है, सभी का आना चाहिए। मैं लास्ट सेशन में आपका चैट देख रहा था तो बहुत कम बच्चे एक्टिव हैं, इवन पीडीएफ में भी ना 100 बच्चा भी ऐसा नहीं है जो रेगुलर बेसिस पे है पीडीएफ में, जो मेरे पास लिंक्स आते हैं, सिर्फ 83 ऐसा बच्चा है जो हर पीडीएफ में होता ही होता है, और अभी 7-8 दिन हुए हैं। आपको चाहिए स्पीड बना देता हूं, पर मैं चाहता हूं हम अच्छे से सीखें, ठीक है। पेपर आ जाएंगे तब तक लेवल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। अगर आराम से चलेंगे तो हमें लॉन्ग टाइम बेनिफिट होता है। चलिए बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे, दिमाग कैसे चलेगा पेपर में। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपने क्वेश्चन में पहली लाइन को पढ़ा तो आपको तीनों के एक्सपेंडिचर की रेशियो दी हुई थी, लेकिन एक खास बात थी कि जो वैल्यू गिवन थी वो एक्सपेंडिचर की थी। टोटल एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर की रेशियो भी दी हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू लेक्चर नंबर 1 अगर तीनों का सम दिया हुआ है और तीनों का रेशियो दिया हुआ है तो आप सभी का एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो। तो मुझे मतलब है बी से, है ना, मुझे मतलब है बी से, तो सुनिए ध्यान से। तो बी जो है उसके कितने हिस्से? 12,
ठीक है, या बेसिकली जैसे हम करते हैं 16, 12 और 29 कितने से, 16, 12 और 29 कितने से, 16, 12 और 9 कितने से, 37 से। तो 37 पार्ट्स जो हैं, आई थिंक इसमें ना वैल्यू गलत पुट होगी मुझसे, वैल्यू गलत पुट हो गई है, ठीक है। दिस इज 1480, ठीक है, दिस इज 1480, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, ठीक है, माई मिस्टेक। ये 153 था, है ना, 153 था ना, 153 था, चलो कोई बात नहीं, माई मिस्टेक। इसको कर लो 1480, अकॉर्डिंगली आंसर निकाल देंगे, ठीक है। मेरा मेन मोटिव है आपको क्वेश्चन को समझाना, मेरे से गलती से वैल्यू गलत लिखी गई वहाँ पे, तो मेरा मेन मोटिव है आपको क्वेश्चन को समझाना, ठीक है। आपसे हुआ नहीं होगा, हो सकता है क्योंकि वैल्यूज ही अजीब थी। ऐसा नहीं कि उन वैल्यू से आंसर नहीं आएगा, उन वैल्यू से आंसर तो भी आ जाएगा, लेकिन बहुत अप्रोक्सीमेशन में आएगा, ऐसा कोई आंसर यहाँ मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने वैल्यू एक बार चेंज कर दी है, मैं फाइनली चेक करके PDF में कन्वर्ट करवा दूंगा, बट एक बार मैंने ऐसी रैंडम वैल्यू ले ली जो आपको क्वेश्चन को समझाते, ठीक है, हमारा टाइम खराब ना हो। अब सुनना ध्यान से, 16, 12, 19 कितने हिस्से हैं, 37, ये कितने हैं, 1480 मान के चलते हैं, ठीक है। तो एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी 40, एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। 16, 12, 19 टोटल तीनों के मिलाकर 37 हैं, यानी 37 पार्ट्स हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इज 1480, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। कैसे आएगी, इसको इससे डिवाइड करके, ठीक है। तो सभी का एक्सपेंडिचर आ जाएगा मेरे पास, स्पेशली मुझे बी का चाहिए था, तो बी का एक्सपेंडिचर आ गया 480। गॉट इट। तो पहला काम आपने ये करना है कि अगर आपको रेशियोज गिवन है एक्सपेंडिचर की और एक्सपेंडिचर ही गिवन है आपको, तो आप बी का एक्सपेंडिचर ले आओ। बी का एक्सपेंडिचर आ जाएगा 480। कैसे आया, इफ 37 पार्ट्स आर इक्वल टू 1480, then 1 part is equal to 40, then 12 parts is equal to 480। बी का एक्सपेंडिचर आ गया। अब आपने आगे क्वेश्चन पढ़ना है, मुझे बी की इनकम बतानी, तीनों की सेविंग दी हुई है। बच्चों ये किसकी सेविंग है, अब आ गया परसेंटेज का चैप्टर। ये था रेशियो का लेक्चर नंबर 1 जिसने एक्सपेंडिचर निकाल के दिया। अब रेशियो का चैप्टर आ गया, अब परसेंटेज का चैप्टर आ गया। सेविंग पता है किसकी, सेविंग पता है किसकी, बी की। तो बी का एक्चुअल क्या गिवन है, बी का एक्सपेंडिचर। एक्चुअल क्या गिवन है, बी का एक्सपेंडिचर। तो सेविंग अगर 25% है, सेविंग अगर 25% है तो 75% क्या होगा, 75% एक्सपेंडिचर होगा, विच इज इक्वल टू 480। सेविंग अगर 25% है तो 75% एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सपेंडिचर तो मुझे पता था। तो कभी भी मैं नया क्वेश्चन दूं ना तो मैं बच्चे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, लेकिन अगर मैं बच्चे को पढ़ा के उसको मिक्स करके कुछ दूं तो मैं उससे एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे से परसेंटेज पढ़ा है, मेरे से रेशियो पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन दोनों को मिक्स करके आया तो तू निकाले, राइट। तो 100% कितना आ जाएगा, 100% कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 480/75 मल्टीप्लाई बाय 100। 100% क्यों निकाला, क्योंकि बी की इनकम पूछी थी, तो मुझे बी से मतलब था। दैट इज 3, दैट इज 4, दिस इज 160, तो 160 इंटू 4 आपका आंसर आ जाएगा 640। मैंने वैल्यूज अपने अकॉर्डिंगली ली थी तो आंसर उस हिसाब से मैच नहीं होगा, आपका आंसर आ जाएगा 640। समझने वाले पॉइंट 2 थे। पहला, अगर एक्सपेंडिचर की रेशियो गिवन है और एक्सपेंडिचर गिवन है तो सभी का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। मुझे बी के एक्सपेंडिचर से मतलब था क्योंकि मुझसे बी की इनकम पूछी थी। अब बी का तीनों की परसेंटेज थी सेविंग की, जबकि बी की परसेंटेज थी 25%, तो एक्सपेंडिचर हुआ 75%। मैं याद है यूनिटरी मेथड बोलता था आपको एक्चुअल क्या गिवन है, एक्चुअल गिवन है एक्सपेंडिचर, राइट। तो बी का एक्सपेंडिचर कितना होगा, 75%। तो 100% क्यों निकाला, क्योंकि मुझसे बी की सेविंग नहीं पूछी, बी की क्या पूछी है, इनकम। तो दैट इज द बेस विच आई वांट कि आप लोगों का दिमाग यहाँ चलना चाहिए, यहाँ चलना चाहिए, राइट। वहां नहीं, पहली बार कोई क्वेश्चन टफ आता है पीडीएफ में, मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो, मैं ये नहीं चाहता हूँ आप निकाल दो, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ आप रेगुलर हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप 5वें दिन आगे मैथ सीख लोगे तो मतलब आपको मैथ्स वैसे ही आता है, आपसे होने लग जाए। तो आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना आना चाहिए कि 2 चीजें कहीं पढ़ी उसका कुछ और आ गया। सिंपल पंजाब लेवल ही है, ये स्टेट लेवल ही है, हाई लेवल थोड़ी है, राइट। स्टेट लेवल आ गया तो यार उसको कर दो, उसको कर दो खत्म, राइट। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। बढ़िया क्वेश्चन था ना। एक और जबरदस्त क्वेश्चन देता हूं। इसमें मुझसे गलती ये हुई कि मैंने वैल्यूज थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। नेक्स्ट वाले में कोई गड़बड़ नहीं है, ध्यान से ट्राई कीजिएगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है ये वाला। नेक्स्ट ट्राई कीजिए, आसान है।
दिमाग लगाइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो ऐसा है कि इनकम की रेशो दी हुई है और एक्सपेंडिचर की भी रेशो दी हुई है, लेकिन एक ही इनकम पता है आपको। जबरदस्त क्वेश्चन है, एक इनकम पता है। अब जब इनकम ही पता है तो आपको एक्स मानने की जरूरत क्या है? इनकम की रेशो भी पता है, इनकम भी पता है किसी एक की, तो बाकियों की भी आ जाएगी। गिव इट अ ट्राई, आप सभी निकाल सकते हो। दिमाग जरूर लगाइएगा कि इनकम में से सेविंग माइनस कर दो तो उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है पर आप सभी कर सकते हो। Then the savings of B and C are मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट चलिए करते हैं डिस्कस, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों ऐसा है, ABC का आपको रेशो दे रखा है इनकम का 3:7:4। तो दिमाग लगाइए, अगर ABC का इनकम का रेशो गिवन है आपको 3:7:4, ध्यान देना, और क्योंकि आपको एक ही इनकम गिवन है, कितनी? 2400, राइट। तो आपके पास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक ही इनकम गिवन है आपको 2400, तो आपके पास बाकी दोनों की भी इनकम आ जाएगी। एक 700 हो जाएगा, तो आपके पास बी की इनकम भी कितनी आ जाएगी? 5600, और सी की इनकम भी आ जाएगी आपके पास कितनी? 3200, राइट राइट, आ जाएगी। लेक्चर नंबर 1 के हिसाब से अगर आपको तीनों की इनकम की रेशियो पता है और कुछ भी एक्चुअल वैल्यू पता है, विच इज इनकम ऑफ ए, which is income of A given in the question, then firstly you have to calculate the income of others, बाकियों की इनकम आके। अब एक चीज और बड़ी अच्छी दी हुई है, आपको तीनों के एक्सपेंडिचर्स का रेशियो दिया हुआ है, कितना? दैट इज 4:3:5। बच्चों चीजें बनानी होती हैं एप्टीट्यूड में, ठीक है। क्या रेशियो दिया हुआ है? 4:3:5। आपको एक चीज और गिवन है, ए की सेविंग। अब यहां से आपका दिमाग घूमेगा कि अगर ए का इनकम 2400 था और ए की सेविंग 300 थी, तो ए का एक्सपेंडिचर पता लग जाएगा आपको कितना? 2100 रुपया, राइट। सबसे पहले देखो, ए की इनकम गिवन थी, तीनों की रेशियो पता थी, तो तीनों की इनकम निकाल लेनी थी। फिर आपको एक चीज और गिवन थी, ए की सेविंग। तो अगर ए की इनकम भी पता है, इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे तो ए का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तीनों के एक्सपेंडिचर की अगर रेशियो पता है और ए का एक्सपेंडिचर पता है, 2400 में से 300 निकाल दिया तो ए का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो एक तरह से आपको ए का एक्सपेंडिचर ही दिया हुआ था, राइट। 2400 इनकम है, 300 सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर भी तो दिया ही हुआ है ना, 2100 तो दिख ही रहा है। तो इनकम की रेशो गिवन है तो सारों की इनकम आ जाएगी, एक्सपेंडिचर की रेशो गिवन है सारों का एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक्सपेंडिचर आ गया बी का 525। एक हिस्से की वैल्यू आएगी, कैसे आएगी? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1575 बी का एक्सपेंडिचर आ गया मेरे पास, और सी का एक्सपेंडिचर आ गया मेरे पास। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, 2625। लेकिन मुझसे दोनों के सेविंग्स की रेशो पता है, पूछी है। तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, दोनों के सेविंग की रेशो अगर आपको निकालनी है तो दोनों की इनकम आपको पता है, दोनों के एक्सपेंडिचर आप पता कर चुके हो, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर्स को माइनस करना पड़ेगा। इनकम में से एक्सपेंडिचर्स को माइनस करना पड़ेगा। तो बी की इनकम है 5500 रुपए, बी 1575 रुपए खर्च रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 4025। सी की इनकम 3200 है, 2625 खर्च रहा है, तो बचा कितना होगा? 575। बोनस क्वेश्चन था आप सभी के लिए।
बोनस क्वेश्चन था, अपने दिमागों को खोलो, ये चीजें बहुत आसान है। पहले 2 क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ नहीं पता था इसलिए वेरिएबल लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इनकम गिवन है, तीनों की रेशो गिवन है, तो तीनों की इनकम आ जाएगी। अगर आपको सेविंग गिवन है तो इनकम माइनस सेविंग, आपको एक्सपेंडिचर भी गिवन है और तीनों के एक्सपेंडिचर का रेशो गिवन है तो तीनों का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो बी की इनकम में से बी का एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, बी की इनकम में से बी का एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो बी की सेविंग आएगी, सी की इनकम में से सी का एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सी की सेविंग आएगी। तो दोनों की सेविंग की रेशो, दोनों की सेविंग का पूछा था कितना कितना है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? क्लियर यानी क्लियर यानी गॉट इट? हो जाएगा ना, आसान था ना, बढ़िया था ना। चलिए एक और करते हैं सिंपल सा। इस क्वेश्चन में कुछ खास है जो पिछले क्वेश्चन में नहीं था। इस बार ना इनकम नहीं दी, ना सेविंग दी, ना एक्सपेंडिचर दिया, इस बार सेविंग का डिफरेंस दिया, एक्चुअल वैल्यू भी दी, परसेंटेज भी दी, रेशियो भी दी। मैं कहता हूं मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। सोचिए, एक फैमिली है, उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 5:3, उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ आपको 5:3, और कहता है अगर एक्सपेंसेस 60% बढ़ जाएं और इनकम 25% बढ़ जाए, अगर एक्सपेंसेस 60% बढ़ जाएं और इनकम 25% बढ़ जाए तो देन सेविंग जो है वो 3500 रुपए घट जाती है। सोचिए क्या कर सकते हो आप इस क्वेश्चन में। मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू कुछ ऐसा सिखाने वाला हूं जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। इवन हमारी एक टाइप भी है इस क्वेश्चन के बेस पे, टाइप नंबर 8। वैसे ये टाइप उसमें डालना था क्वेश्चन, पर इसमें एक्सपेंडिचर सेविंग इनकम था तो मैंने इसमें डाल दिया। ट्राई कीजिए, मैं अप्रोच बताऊंगा आपको। इस क्वेश्चन में भी कुछ नया है आप सभी के लिए सीखने को, और ये जो चीजें सिखा रहा हूं ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस आने वाले कई चैप्टर्स में हमें हेल्प आउट करने वाली है। ट्राई कीजिए। करें डिस्कस, ध्यान देना कुछ नया है सीखने को। रेशियो दी हुई है एक्सपेंडिचर और सेविंग की, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर को मान लिया 5x और सेविंग को मान लिया 3x। आप कहोगे सर x क्यों माना? मुझे क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू दिखी, जो कोई सेविंग नहीं थी, ना पुरानी सेविंग थी ना नई सेविंग थी, दोनों का डिफरेंस था, इसलिए x माना। तो इनकम कितनी होगी? इनकम होगी 8x। इतना तो आपको सोचना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर 5x है, सेविंग 3x है, तो इनकम कितनी होगी? 8x, राइट। अब एक्सपेंडिचर बढ़ गया 60%। अब आपको इसका 60% बढ़ाना है। इसका 60% साइड पे जाके निकालिए। 60% होता है 60/100। 60/100 कटेगा, 3/5 इस पे लगेगा। इसका 60% होता है 3x। तो इनकम बढ़ गई 60%, इसका 60% बढ़ा, सॉरी खर्चा बढ़ गया 60%, तो अब खर्चा होगा 8x। 8x कैसे आया? इसका 30% बढ़ा है, सॉरी इसका 60% बढ़ा है। इसका 60% निकाल के देखो, 60% ऑफ 5x कितना आएगा? 3x। 3x बढ़ गया, इंक्रीज्ड, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? इनकम बढ़ गई 25%। बच्चों 25% की वैल्यू क्या होती है? 25% की वैल्यू होती है 1/4। 1/4 होता है इसका 2x, तो 2x बढ़ गई तो इनकम हो जाएगी 10x। याद करो परसेंटेज में एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था। अब देखो इनकम 10x है, एक्सपेंडिचर 8x है, तो सेविंग कितनी होगी? 2x। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर x को क्यों लेके चल रहे हो? बच्चा आगे जाके ना एक एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, तो मैं अपने बेस को नहीं छोड़ूंगा।
अब गिवन क्या है, हमें ना पुरानी सेविंग गिवन है ना नई सेविंग गिवन है, हमें गिवन है सेविंग का डिफरेंस। और इस क्वेश्चन के थ्रू आप क्वांट में बहुत डीप चीज सीख गए कि एक्चुअल वैल्यू गिवन हो तो आपको वेरिएबल कंपोनेंट लेना होता है। अगर रेशियो 5:3 होती है और एक्सपेंडिचर या सेविंग में से कुछ दिया होता ना, तब तो मैं सीधा ही कर देता जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, पर एक्सपेंडिचर या सेविंग में से कुछ नहीं दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ है कि सेविंग पहले कितनी थी और अब कितनी, उसका डिफरेंस। तो यहाँ पे कितना डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कितना डिक्रीज हो रहा है, सेविंग में डिक्रीज कितना हो रहा है, समझ लो आप प्रॉफिट एंड लॉस के लिए प्रिपेयर हो रहे हो इनसे। सेविंग में कितना डिक्रीज हो रहा है, दैट इज एक्स, राइट, दैट इज एक्स। तो वो दिया हुआ है आपको कितना, 3500, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3500, एक्स की वैल्यू 3500 आ जाएगी। अब पूछा गया फाइंड द इंक्रीज इनकम, इंक्रीज इनकम कितनी है 10x, तो यहाँ पे 3500 डाल दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 35,000। अगर आप ये चीजें सीख गए ना तो आप क्वांट में बहुत कुछ सीख गए। देखो बच्चों, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, मैं ये जो असाइनमेंट्स बनाता हूँ ये क्या सोच के बनाता हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बच्चे के लिए होता है सर क्वेश्चन शुरू किਵੇਂ करना है ना, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, हमें क्या पता लगेगा पेपर में। तो मैं ना आपको पहले आते ही नहीं पता लगेगा, आपको मेरे सेशन से पता लगेगा। मैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी सिखाऊंगा मैंने यहाँ पे ये क्यों माना, मैं परसेंटेज में भी सिखाता था मैंने 100 क्यों माना, मैं यहाँ पे भी सिखाता था मैंने 5x 3x क्यों माना, राइट। फिर मैंने ये सिखाया कि 5:3 दिया हुआ है तो इनकम दी हुई है तो मैं सीधा उसको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनकम दी हुई है, इनकम की रेशियो दी हुई है। यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो दी हुई थी इनिशियल, लेकिन एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था इनिशियल, तो मैंने इसलिए वेरिएबल कंपोनेंट यूज किया कि अगर एक्सपेंडिचर जो भी है, सेविंग जो भी है, उसका रेशियो 5:3 है तो एक्सपेंडिचर 5x होगा, सेविंग 3x होगी। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग कहती है खर्चा प्लस बचत मिलाकर इनकम बनती है विच इज 8x, राइट, which is 8x, राइट। उसके बाद उसने कहा खर्चा बढ़ गया 60%। अगर आप साइड में जाके 60% निकालो ना, किसका, इसका 5x का, खर्चा बढ़ गया तो खर्चे से ही बढ़ेगा ना। ये मैं आपको परसेंटेज में सिखा के आया था, कोई भी चीज बढ़ती है, कुछ होती है तभी बढ़ती है, इसी का ही बढ़ेगा ना, राइट। इसका 60% कितना होता है, इसका 60% निकालोगे अगर आप तो 3x निकलेगा। कितना निकलेगा, 3x। तो 3x बढ़ गया तो नया अपने आप बनेगा। बच्चों आप शुरू तो करो क्वेश्चंस को, हिम्मत तो रखो, अपने आप बनेगा। उसके बाद से इनकम बढ़ गई 25%। इनकम कितनी थी 8x, राइट। 8x का 25% होता है 1/4। 1/4 कितना होता है इसका, 1/4 होता है 2x, तो 2x बढ़ गई तो इनकम कितनी हो जाएगी 10x, इनकम कितनी हो जाएगी 10x, राइट। तो यहां से भी क्लियर हो रहा है यार, इनकम 10x है, खर्चा 8x है, तो बचत कितनी होगी, बचत होगी 2x, बचत होगी 2x, राइट। इस दिस माइनस। अब हमें ये देखना है हमें एक्चुअल क्या गिवन है, हमें एक्चुअल गिवन है 3500, हमें एक्चुअल गिवन है 3500, राइट। 3500 क्या गिवन है, डिक्रीज इन सेविंग, सेविंग का डिफरेंस, तो पुरानी सेविंग और नई सेविंग का डिफरेंस, तो x कितना आ जाएगा 3500, x 3500 आ जाएगा। तो पूछा गया उसने नई वाली इनकम पूछी है, नई वाली इनकम कितनी है 10x, तो x 3500 है तो 3500 इंटू 10 आंसर कितना आ जाएगा 35,000। गॉट इट। इस क्वेश्चन में इसको देखते हुए और इसको देखते हुए मैं आपको आगे जाके एक चीज और भी सिखाऊंगा, लेकिन वेरिएबल कंपोनेंट लेना बहुत जरूरी था बिकॉज एक्चुअल वैल्यू इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। यू कांट सपोज अ नंबर बिकॉज जो आप नंबर सपोज करोगे वही पूछा हुआ है कहीं, वो गलती से अपना नंबर सपोज करके आंसर मत दे जाना। इफ एक्चुअल वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू यूज दैट वैल्यू एंड यू हैव टू यूज अ वेरिएबल कंपोनेंट विच इज x, राइट। क्लियर है। आप एक काम और कर सकते हो, अगर आपको परसेंटेज को भी संभालना है तो 500x 300x भी मान सकते हो। बस जो भी x आएगा ना उसको लास्ट में यहाँ पे जैसे जो भी वैल्यू होगी उसमें पुट कर देना, पर दिस वन इज बेटर। आप बोलो कि सर मैं इनकम को 100 मान लूं तो बच्चा 5:3 100 में डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट्स में चला जाएगा। तो रेशियो के चैप्टर में तो परसेंटेज के चैप्टर में नहीं है। बाकी तुझे आज ही के सेशन में लास्ट में एक चीज और सिखा के जाऊंगा, ठीक है। क्लियर है क्लियर है। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर के कुछ क्वेश्चंस थे, ध्यान दीजिएगा। एक और है, इसमें कुछ बताना चाहूंगा, आप ले लीजिए 10 सेकंड अगर कुछ बता सकते हो तो। ए और बी की रेशियो पूछी हुई है, किसकी, अर्निंग्स की रेशियो दी हुई है, ठीक है। उसके बाद अर्निंग बढ़ गई 50% और
बी की घट गई 25%, ए की बढ़ गई, बी की घट गई, नई रेशो होगी 8:7। ए की अर्निंग क्या है? देखो आप 4x 7x मान लो या 400 700 मान लो, कुछ भी मान लो। अब 400 को 50% बढ़ाओगे तो 600 हो जाएगा, और 700 को 25% बढ़ाओगे तो जो भी वैल्यू आएगी, काटोगे रेशो 8:7 आएगी, या जो भी रेशो आएगी। एक छोटी सी बात बोलूंगा, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कोई एक्चुअल वैल्यू गिवन है? कोई एक्चुअल वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन है। एक्चुअल वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो एक्चुअल वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। या तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, वो तो उसने खुद ही दे दी। मान लो मैं एक नंबर को कुछ मान लेता, इनकम, बट कोई एक्चुअल वैल्यू गिवन है 20 रुपया 30 रुपया, तो यार अर्निंग्स कैसे निकल सकती हैं? अर्निंग्स निकालना मतलब एक्चुअल वैल्यू निकालना। ये मैंने आपको परसेंटेज में भी समझाया था। इफ एक्चुअल वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यू कांट फाइंड द एक्चुअल वैल्यू, यू कैन फाइंड ओनली परसेंटेज और रेशियोज, और वो उसने फाइंड करके दी हुई है, तो हमें निकालना गया, हम कुछ निकाल ही नहीं सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइन। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिर्फ ये सिखाने के लिए लिखा है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। इफ एक्चुअल वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, एक्चुअल वैल्यू मतलब 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया 70 रुपया, इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन यू कांट फाइंड एनी एक्चुअल वैल्यू इन दिस क्वेश्चन। एंड ही इज आस्किंग अबाउट ए इज अर्निंग, ए की अर्निंग कैसे पता लगेगी? अरे कुछ दे तो दे, कुछ इनकम सेविंग कुछ तो दे, अर्निंग पुराना कुछ तो दे, नहीं दिया तो कांट बी डिटरमाइन, राइट। कल को एक ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं स्टेट एग्जाम्स वाले भी, तो कांट बी डिटरमाइन वहां होता है जहां पे हम कुछ ना निकाल पाए, तो यहाँ पे हम अर्निंग्स नहीं निकाल सकते। बाकी इसके पहले 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए जिनमें आपको वैल्यूज को लिंक करना था, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें काफी कुछ सीखने को था, और उसको कनेक्ट करूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी, राइट। और आज के सेशन के एंड में भी एक टाइप पढ़ाऊंगा जिससे ये क्वेश्चन दोबारा कनेक्ट होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। कुछ टफ क्वेश्चन हैं 2-3, वो मैं PDF में डालूंगा, डाउट्स में डिस्कस कर लेंगे, और बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रपोर्शन टाइप 6। प्रपोर्शन क्या है? बहुत डीप कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है। प्रपोर्शन क्या है सुनिए। मान लो 2 नंबर्स हैं, उनका रेशियो है 2:3। ए और बी 2 नंबर्स हैं, उनका रेशियो है 2:3। एंड मान लीजिए C/D है 4:6। दोनों में कोई फर्क है? दोनों में कोई फर्क है? 4/6 कटेगा तो भी तो 2/3 बनेगा, है ना। 4/6 कट होगा तो भी 2/3 बनेगा ना, राइट। तो जब भी 2 रेशियोज की P/Q फॉर्म सेम हो, ये भी तो कट के 2/3 बनेगा, तो क्या बोला जाता है कि वो प्रपोर्शन में है। ये प्रपोर्शन का साइन होता है इसमें, ऐसे वाला, ठीक है। ये प्रपोर्शन का साइन होता है। जब भी 2 रेशियोज की P/Q फॉर्म सेम हो, दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। व्हेन द P/Q फॉर्म ऑफ 2 रेशियोज आर सेम, दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। अब आप सोचोगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सुनना ध्यान से। पहले तो ना इसमें थोड़ी सी दुविधा ये है कि इसमें ना वर्डिंग बड़ी अजीब यूज होती है, मैं आपको क्लियर करूंगा। इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रपोर्शन, इसको बोलेंगे सेकंड प्रपोर्शन, इसको बोलेंगे थर्ड प्रपोर्शन, और इसको बोलेंगे फोर्थ प्रपोर्शन, राइट। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब पेपर में क्या होगा, इनमें से कोई एक मिसिंग होगा। जैसे मान लो ये मिसिंग है, ठीक है, ये मिसिंग है, राइट, ये मिसिंग है। तो आपको क्वेश्चन ये देगा, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 2, 3 एंड 4। मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ऐसे लिखेगा, राइट। अब आप स्टेटमेंट देख के हैरान हो जाओगे, नहीं, उसने प्रपोर्शन वर्ड यूज कर दिया, मींस 2 रेशियोज की P/Q फॉर्म सेम है। इसको फर्स्ट प्रपोर्शन बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, इसको थर्ड बोलेंगे, फोर्थ पूछा तो उसको हम क्या लिख देंगे, x। तो हम यूज करेंगे A/B इज इक्वल टू C/D। तो ये A/B कितना है, 2/3 इज इक्वल टू C/D कितना है, 4/x। तो हमारे पास x आ जाएगा, राइट। तो प्रपोर्शन कंसेप्ट बहुत डीप नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। प्रपोर्शन एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो एक सिंपल सी बात बोलता है, व्हेन द P/Q फॉर्म ऑफ 2 रेशियोज आर सेम, दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन, वेयर A is called first proportion, B is called second proportion, C is called third proportion and D is called fourth proportion। D को क्या बोलेंगे हम, fourth proportion। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस होंगे पेपर में, ठीक है। स्टेटमेंट को पढ़ लो। कहता द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 5, 8 एंड 15 इज 5, 8 एंड 15 का फोर्थ प्रपोर्शन बताइए। तो बच्चों उसने प्रपोर्शन यूज किया, दैट मीन्स A/B इज इक्वल टू C/D, राइट।
इसको आप बोलोगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको आप बोलोगे सेकंड, इसको आप बोलोगे थर्ड, रिस्पेक्टिवली लेना हमेशा, और फोर्थ पूछा तो उसको आप एक्स लोगे। तो इसको काटोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। तो आपका जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा 24 होगा। यहाँ पे आंसर मिस्टेक थी, यहाँ पे 24 होगा, ठीक है, फॉर श्योर, राइट। तो ये कितना होगा आपके पास 24 होगा, राइट। क्लियर है सभी को, राइट। तो कभी भी वो प्रपोर्शन वर्ड यूज करें, राइट, दो रेशियोज के लिए, तो दो रेशियोज प्रपोर्शन में तभी होती है जब उनकी पी बाय क्यू फॉर्म सेम होती है, वेयर ए इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी इज कॉल्ड सेकंड प्रोपोर्शन, सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन एंड डी इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। डन डन। इसमें ये भी आ सकता था, मान लो ये 24 आंसर, हमारा आंसर 24 आया था ना, हमारा आंसर 24 आया था ना। अगर वो कहता फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5, 8, 24, क्या बोलता, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5, 8, 24। तो प्रोपोर्शन वर्ड यूज हुआ है तो आपने यही यूज करना है। 5, 8, 24 कह रहा है, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, थर्ड पूछा तो उसको आप एक्स मानोगे, तो मतलब ये चौथा होगा। इस क्वेश्चन की एक ही प्रॉब्लम है कि इसकी स्टेटमेंट की वर्डिंग ही ऐसी होती है, पेपर में भी किताबों में भी आपको ऐसी ही मिलेगी। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, व्हेन द पी बाय क्यू फॉर्म ऑफ टू रेशियोज आर सेम दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। एक और देख लो, एक और देख लो, द सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ 2, 4 एंड 6। देखो प्रोपोर्शन का मतलब है a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, राइट। उसने सेकंड प्रोपोर्शन पूछा है तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा ना, सेकंड तो पूछा उसने, तो सेकंड वाला हम क्या मानेंगे x, सेकंड वाला हम क्या मानेंगे x, तो ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा, ठीक है। उससे सेकंड प्रोपोर्शन पूछा है तो ये फर्स्ट होगा, सेकंड तो पूछा तो x होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। हमेशा सीक्वेंस में लेना है, किताबों में आपको सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर है। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो x कितना आ जाएगा 3। क्लियर है सभी को। व्हेन द p बाय q फॉर्म ऑफ टू रेशियोज आर सेम दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, राइट। अब ध्यान देना, ध्यान देना, ए की जो बी के साथ रेशियो थी वही सी की डी के साथ थी। दो रेशियोज की पी बाय क्यू फॉर्म सेम थी, लेकिन टोटल नंबर्स कितने थे 4, जिसमें मैं फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलता हूं फर्स्ट नंबर को, सेकंड को सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड को थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ को फोर्थ प्रोपोर्शन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि ए की जो रेशियो बन रही है बी के साथ, वही रेशियो, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, बी की सी के साथ बन रही है। ए की जो रेशियो बन रही है बी के साथ, वही रेशियो बी की सी के साथ बन रही है। तो बेसिकली पी बाय क्यू फॉर्म दो रेशियोज की सेम है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स 4 नहीं है, नंबर्स 3 है, मिडिल नंबर रिपीट हो रहा है, राइट। पी बाय क्यू फॉर्म यहाँ पे भी सेम है, बट मिडिल नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर ऐसा हो, ये बी ऊपर चला जाएगा, सी इधर आ जाएगा। अगर ऐसा हो, ठीक है, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा। अगर ऐसा हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना, तो ए को फर्स्ट प्रोपोर्शन ही बोलेंगे, सी को थर्ड प्रोपोर्शन ही बोलेंगे, बी के लिए एक नया वर्ड यूज होगा, मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे बी को, मीन प्रोपोर्शन। नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। ये ऐसे ही नोट करने वाले पार्ट्स हैं, समझने वाले कम है। समझने वाला पार्ट इतना है कि प्रोपोर्शन का मतलब है व्हेन द p by q form of two ratios are same, when proportion is used for two ratios, when the p by q form of two ratios are same they are said to be in proportion, right। तो a by b is equal to c by d, where a is called first, b is called second, c is called third and d is called fourth proportion। लेकिन कई बार a की जो b के साथ रेशियो बन रही है वही b के c के साथ रेशियो बन रही है, तो p by q फॉर्म यहाँ पे भी सेम है लेकिन मिडिल नंबर रिपीट हो रहा है। तो इन दैट केस a को फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे, c को थर्ड प्रोपोर्शन बोलेंगे और b के लिए एक नया वर्ड यूज होगा, दैट इज मीन प्रोपोर्शन, दैट इज मीन प्रोपोर्शन। तो चाहे आप यहां तक ही रख सकते हो, इससे फॉर्मूला ड्राइव करना कर लो, ये c ऊपर आ जाएगा, ये b स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, बट आप यहां से भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर है सभी को। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, राइट,
द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 14 एंड 56 इज 14 और 56 का मीन प्रोपोर्शन बताइए। राइट, 14 और 56 का मीन प्रोपोर्शन बताइए। मेरी बात ध्यान से सुनना, मीन प्रोपोर्शन की बात हो रही है तो a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। ठीक है, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई बी बाई सी। तो आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन दिया हुआ है, मीन प्रोपोर्शन पूछा तो x मान लेते, तो ये भी x ही होगा। तो ये फर्स्ट होगा, ये थर्ड होगा, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन पूछा हुआ है। तो थर्ड कितना है? 56। राइट, तो स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा 14 इंटू 56, दैट इज x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, है ना। अब स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट बना दो। इसको मल्टीप्लाई मत करना, मैं आपको एक बेटर चीज बताता हूँ, इसके ना फैक्टर स्प्लिट कर लेना, आपके लिए कैलकुलेशन कम होगी। वैसे भी अभी आपको स्क्वायर रूट निकालना भी सिखाना है, मैंने सिंप्लीफिकेशन में सिखाऊंगा। ठीक है, इसके ना फैक्टर स्प्लिट कर लेना। फैक्टर्स कैसे स्प्लिट करते हैं बताता हूँ। देखो 14 को तोड़ दो, क्या होगा? 2 इंटू 7। और अगर आप 56 को तोड़ो तो छोटे छोटे फैक्टर्स भी तोड़ सकते हो, या 8 इंटू 7 लिख लो, तो एक 7 बार आ जाएगा, और 2 इंटू 8 16 का 4 बार आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 28। नन ऑफ दिस में जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। उसने कहा मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन वर्ड कभी कहीं यूज हो जाए तो समझ लेना दो रेशियोज की p बाय क्यू फॉर्म सेम है और मिडल नंबर रिपीट हो रहा है, एंड दैट मिडल नंबर इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। राइट, तो a बाय b इज इक्वल टू b बाय c। ठीक है, तो a 14 है, c 56 है, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन तो पूछा है आपसे। तो 14 इंटू 56 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसके फैक्टर्स 2 इंटू 7, इसको मैं 8 इंटू 7 लिख सकता हूँ। बेसिकली 7 बाहर निकालना है मुझे पहले। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है? 2 में से 1 बाहर आता है, तो 7 बाहर आ जाएगा। 2 8 16 होता है, इतना तो आपको पता होगा। 16 किसका स्क्वायर रूट है? 2 8 16 होता है। या 8 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 2 में से 2 2 बाहर आएंगे, मतलब 4 बाहर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 28। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 28। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसके बेस पे 1-2 क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, मैं करवाऊंगा आपको भी। बट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? व्हेन द p बाय q फॉर्म ऑफ 2 रेशियोज आर सेम दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। कई बार क्या होता है, नंबर 3 होते हैं और मिडिल नंबर रिपीट हो रहा होता है, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन, दैट इज a बाय b इज इक्वल टू b बाय c, वेयर b इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन, a इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोपोर्शन एंड c इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए अपने हाथ से। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 234 and 104. I repeat, find the mean proportion of 234 and 104. 234 और 104 का मीन प्रोपोर्शन बताइए। 234 एंड 104 का मीन प्रोपोर्शन बताइए। तो देखिए, ट्राई कीजिए, तब तक आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। a बाय बी इज इक्वल टू b बाय सी, तो ये फर्स्ट होगा और ये थर्ड होगा, क्योंकि मीन तो पूछा हुआ है। एक 104 b को x भी मान सकते हो, तो b स्क्वायर आ गया आपके पास 234 इंटू 104। आपको पेपर में करना क्या है मैं बताता हूँ। तो b आ गया अंडर रूट ऑफ ac। आपको पेपर में करना क्या, बस जो गलती नहीं करनी, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, दुविधा हो जाएगी। आप एक काम करो, इतना तो आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, इसके फैक्टर्स बना लो। इसके फैक्टर्स बना लो। सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा तो 117, फिर 3 पे जाएगा 39, फिर 3 पे जाएगा 13। तो ये फैक्टर्स बन गए इसके। इसके भी फैक्टर्स बना लो। 2 पे गया 52, 2 पे गया 26, 2 पे गया 13। ये फैक्टर्स बनेंगे। फैक्टर्स बनाने आते हैं ना, ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे करके 2 पे गया, इस तरह से, है ना। फैक्टर्स तो आप बना लोगे। अब क्या होगा, इसका फायदा होगा आपको। कितने 2 हैं? 1 2 3 4। अब स्क्वायर रूट में 4 में से 2 बार आ जाएंगे, तो 2 इंटू 2। 3 कितने हैं? 2, 1 बाहर आ गया।
13 कितने हैं 2, एक बाहर आ गया, तो ये बस आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 13 156, 156 आंसर है, नन ऑफ दिस में जाएगा। मैंने जानबूझ के बड़ी कैलकुलेशन रखी क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, उनको लगता है कि उनको वैदिक मैथ आता है तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई पे उनको लगता है कि उनके टीचर ने उनको मल्टीप्लाई ट्रिक सिखाई हुई है, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे फालतू की ट्रिक से, उसको बड़ा सा नंबर बना देंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे, वो बचपन में किए हुए मैथ्स को भूल चुके हैं, इसलिए वो इस क्वेश्चन को लेंथी करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे वैदिक मैथ से, तो उनको लगेगा कि कुछ उन्होंने डिफरेंट कर दिया पेपर में। करने वाला एक सिंपल तरीके से फैक्टर बना के निकल जाएगा, क्योंकि इसमें फैक्टर बनाना ज्यादा समझदारी है रेदर देन मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मल्टीप्लाई करके आप नंबर को बड़ा करके तोड़ रहे हो, यहाँ पे तो नंबर ऑलरेडी टूटा हो, उसको थोड़ा और तोड़ लो, आप स्क्वायर रूट से बाहर निकल आओगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट में हर 2 में से एक बाहर आता है, राइट। इतना को तो मैं लेकर चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा मैथ्स आता है, ठीक है। चैप्टर्स लंबे हुए हैं, चैप्टर्स डिले हुए हैं, बट ट्रस्ट मी थोड़ा लेवल थोड़ा स्पीड बना लूंगा आगे में, ठीक है। स्टेट एग्जाम्स के अकॉर्डिंग या HCS एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली मैं चलूंगा और कोशिश रहेगी जुलाई एंड तक आपका काफ़ी सिलेबस हो चुका हो, 70-80%, राइट। क्लियर है बच्चों, 2 महीने तो लग ही जाएंगे हमें कोर्स में, क्लियर है सभी को, राइट। बट 30 जुलाई तक मैक्सिमम कवर अप कर दूंगा इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स, डन हो जाएगा मीन प्रोपोर्शन। अब ना इसका एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये तो हमने समझ लिया, इसका एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वो पेपर में कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार, स्टेटमेंट पढ़ लो। व्हाट नंबर, पेपर में लिखा होता है व्हाट लीस्ट नंबर, ठीक है, या व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच वन 7, 5, 50, 19 एंड 39 टू मेक इट इक्वली प्रोपोर्शनेट। इक्वली प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है A/B इज इक्वल टू C/D, ठीक है। इक्वली प्रोपोर्शनेट का मतलब तो यही होता है कि रेशो सेम हो। कहता है इन चारों में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं, 7, 15, 19, 39, इन चारों में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि ये इक्वली प्रोपोर्शनेट हो जाए। इक्वली प्रोपोर्शनेट का मतलब है A/B इज इक्वल टू C/D, ठीक है। अब जैसा कि आप बोलोगे कि मैं आपको सिखाता हूं कि x ऐड करो, अगर आप x ऐड करोगे ना तो ये आपका बहुत लंबा बन जाएगा। देखो जहां पे बनेगा आपको बताऊंगा, ऐसा बहुत रेयर होता है कि x क्वेश्चन को लेंथी करता है। अक्सर बच्चों को लगता है कि x ले लिया तो मतलब ये तो कुछ डीप होगा, ऐसा कुछ नहीं है। x हमें बचाता है, हमने पहले भी देखा, हम आगे भी देखेंगे, मैं आपको पार्टनरशिप में भी दिखाऊंगा कि आप कुछ भी और करते तो आप फंस जाते हैं और x से समझ भी रहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में x यूज बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? वो ना ईच में ऐड करवा रहा है। जब वो ईच में ऐड करवाएगा ना तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। अब क्वाड्रेटिक क्या है उसके बारे में भी डिस्कशन करना नहीं चाहता मैं, लंबा हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से करना ही नहीं। ये क्वेश्चन आपकी हर बुक में मिलेगा, ये क्वेश्चन आपकी हर बुक में मिलेगा, ठीक है, ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन आपकी हर बुक में मिल जाएगा, आपको हर एप्टीट्यूड बुक में। इसको करना कैसे, ये पुराने पेपर्स में मिल जाएगा। इसको करना हिट एंड ट्रायल से। आप ऑप्शन भी उठा सकते हो क्योंकि ऑप्शन भी दिए होते हैं, बट स्टिल ऑप्शन के बिना भी हम सोच सकते हैं। पेपर में बस लिखा होता है व्हाट लीस्ट नंबर। सुनना, सबसे पहला नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा नंबर 1। अगर मैं इन सभी में 1 ऐड करूं, इसमें 1 ऐड किया, इसमें 1 ऐड किया, इसमें 1 ऐड किया, इसमें 1 ऐड किया, क्या ये इक्वली प्रोपोर्शनेट है? क्या ये इक्वली प्रोपोर्शनेट है? क्या इक्वली प्रोपोर्शनेट है? बिल्कुल हो गए। तो मतलब 1 ही ऐड करने पे बात बन गई। समझ रहे हो मेरी बात को? 1 ही ऐड करने पे बात बन गई, राइट। तो व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, ऑप्शन भी होते हैं हमारे पास 1 2 3 4, तो अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स पेपर में आ सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान दो। मान लो अगर मैं आपको कहूं व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 39, ठीक है, 53, 39, 53, 45 एंड 63, 61। इन चारों में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं, राइट। इसको बच्चों एक सेकेंड, राइट। इन चारों में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं ताकि ये इक्वली प्रोपोर्शनेट हो जाए। ऑप्शन यही है। वो बाई चांस ऑप्शन आसान गिर गए थे, क्वेश्चन थोड़ा इजीली कैलकुलेट हो गया, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा बेटर करते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छा समझ आए। अब बच्चा पेपर में करेगा कि सबसे पहला नंबर होता है 1 ऐड करो सभी में, ये कितना हो जाएगा? 40, 54, 46, 62। क्या ये बराबर हैं?
क्या ये इक्वली प्रोपोर्शनेट है? काट वाट के देख लेते हैं। ये आएगा 10, ये 27, नहीं 20 और ये 27, फिर नहीं कटेगा। ये 23 आएगा, 31 आएगा, नहीं कटेगा। फिर हम 2 ऐड करते हैं, 2 ऐड करेंगे तो 41 बन जाएगा। 2 ऐड होगा, 2 ही इसमें ऐड होगा, 2 ही इसमें ऐड होगा और 2 इसमें ऐड होगा। क्या ये इक्वली प्रोपोर्शनेट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिर हम 3 ऐड करते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन भी तो पड़े, राइट, और लीस्ट बोला होता है तो लीस्ट पॉसिबिलिटी तो जचेगी। अब हम 3 ऐड करते हैं, इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 42। इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 56। इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 48। इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 64। अब आपके टेबल्स का खेल है, आप पहचान पाते हो कि नहीं पाते हो? क्या इक्वली प्रोपोर्शनेट हैं? 14 के टेबल पे काट दो, 3 4, 16 के टेबल पे काट दो, 3 4। वैल्यूज मैंने अभी जनरेट की थी, तो 3/4, 3/4, 2 p/q फॉर्म दोनों की सेम है, तो ये इक्वली प्रोपोर्शनेट है। ऐसे हिट एंड ट्रायल मारना है इस क्वेश्चन में पेपर में टाइम नहीं देना। बहुत रेयर होता है कि मैं आपको बोलूंगा एक्स को अवॉइड करो, राइट, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा क्योंकि वो ईच में करवा रहा था तो दुविधा थी, राइट। तो आप हिट एंड ट्रायल चलोगे यहाँ पे या आप ऑप्शन से चलोगे, छोड़ना नहीं मैं चाहता था क्योंकि पेपर में ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनेट का कंसेप्ट है, क्लियर होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? राइट, डन। चलो अब सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ, सभी का आंसर चाहिए। 70, 87, 78, 97 में से चारों के चारों नंबर में से ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर माइनस करूं, ताकि ये क्या हो जाए? इक्वली प्रोपोर्शनेट हो जाए। इन चारों के चारों में से ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करूं ताकि ये इक्वली प्रोपोर्शनेट हो जाए? 70, 87, 78 एंड 97, चारों के चारों में से ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करूं ताकि ये इक्वली प्रोपोर्शनेट हो जाए? तो सबसे छोटा नंबर होता है 1, इसमें से 1 कम करो, इसमें से 1 कम करो, इसमें से 1 कम करो, इसमें से 1 कम करो। ये ऑप्शन मैंने बुक से ही उठाए हैं, खुद नहीं बनाए। ऑप्शन ऐसे ही होते हैं, इसमें मोस्टली नहीं बनेगी, राइट। हम ऑप्शन ना भी उठाएं, नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 2 कम करो, 2 कम करो, 2 कम करो, 2 कम करो। हिम्मत मत छोड़ना, कुछ सोचना जरूर। 17 का टेबल, 17 × 4, 17 × 5, 19 का टेबल, 19 चौके 76, 19 5 95। लो जी, ये तो बराबर बन गया। तो अगर मैं हर नंबर में से 2 2 2 2 2 2 कम कर दूंगा तो जो भी नंबर्स बचेंगे वो इक्वली प्रोपोर्शनेट होंगे, मतलब A/B बराबर होगा C/D के। क्लियर है। यहाँ पे एक छोटी सी दुविधा है आपके लिए, टेबल्स याद करने पड़ेंगे बच्चों आपको। मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में ना स्टार्टिंग में ही बता दूंगा कि टेबल्स याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। करवाऊंगा अभी जल्दी, ठीक है, करवाऊंगा जल्दी मैं। क्लियर है सभी को? डन हो जाएगा। तो ये आपका प्रोपोर्शन का टाइप था छोटा सा, उसमें ये क्वेश्चन क्रिएट करे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर भी हो गया और प्रोपोर्शन भी हो गया। 2 छोटी टाइप्स और हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ आज के सेशन में। फिर मैं आज आपको ना PDF गूगल फॉर्म नहीं दूंगा, उसमें आपको PDF कंप्लीट सॉल्यूशंस मिल जाएगी। PDF थोड़ी सी टफ होगी तो घबराना नहीं है, ठीक है। डाउट सेशन होंगे, 1 से 44 तक हमारे डाउट्स हो चुके हैं। आगे के डाउट्स हम 1-2 दिन में रख लेंगे और टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला कि सर थोड़ा सिलेबस तरीके से करवा दो 30 जुलाई तक, तो शुरू कर दूंगा कल चैप्टर में, ठीक है। कल पार्टनरशिप शुरू कर दूंगा मैं, और पार्टनरशिप के बाद मैं SICA भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। बस ये है कि मैं एक दिन में चैप्टर नहीं खत्म कर सकता। 2 दिन चैप्टर अच्छा होगा तो 3 दिन या 4 दिन मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। एक दिन में कोई भी चैप्टर खत्म नहीं होगा, कोई भी अच्छा चैप्टर, इवन पार्टनरशिप भी 1 दिन में खत्म नहीं हो सकता। थोड़ा सा मुझे होता है यार, कुछ ना कुछ नया है। आप देखो परसेंटेज में 100-150 क्वेश्चन कराया, फिर भी बच्चे मैसेज करते हैं सर क्वेश्चन रह गया, क्योंकि यार क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होते। तो मुझे होता है कि जितना आपको करवा सके उतना बेटर है। क्वांट तो देखो जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, है ना। पर अब ये ना हो कि बढ़ाने के चक्कर में ये ना हो कि महीने बाद सब होच पोच हो रखा हो। तो एक चीज हमेशा याद रखना मेरी, ये मैं जो आपको टिप दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी पढ़ रहे हो ना, ये आपको रिटेन रहना चाहिए। रिटेन का मतलब ये नहीं होता कि क्राम करके चलो, उसको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। टाइप्स क्लियर होनी चाहिए कि ये टाइप है, इसको इस तरह से हैंडल करना, ये चीजें पता होनी चाहिए,
राइट। तरीके पता होने चाहिए, लॉजिकल तरीके पता होने चाहिए, राइट। कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, कहाँ पे क्या होता है, रेशो का कैसे यूज होता है, जो मैं छोटी छोटी बातें बोलता रहता हूँ सेशंस में, ठीक है। तो कुछ परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे पास रेशो के, ठीक है। कुछ परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, देन कुछ रेशो फ्रैक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। काम की चीजें थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार 1-2 क्वेश्चन सिंपल से करते हैं, फिर 1-2 पॉइंट्स बताऊंगा आपको। मैं चाहूंगा आप पहला क्वेश्चन ट्राई करो, इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज, क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। आज फोन थोड़ा सा छोटा हो गया बाई चांस एकदम से। द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। आई रिपीट, इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज, क्विकली सभी का आना चाहिए, राइट। अब क्वेश्चन में रेशियो भी पूछी है, क्वेश्चन में परसेंटेज भी यूज हो रहा है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है पर बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अक्सर बच्चों से गलती करवाता है। इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। एक क्लास में बॉयज गर्ल्स से ज्यादा हैं, टोटल स्ट्रेंथ का 12%। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज, चलिए इसमें अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें बच्चे गलती ये करते हैं, गर्ल्स हो तो बॉयज 112 है। ये बहुत बड़ी गलती होती है, शायद आप में से किसी ने की हो, ठीक है, शायद आप में से किसी ने की हो कि गर्ल्स 100 हैं तो बॉयज कितने होंगे, 112 होंगे। उसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि गर्ल्स बॉयज से 12% ज्यादा है या बॉयज गर्ल्स से 12% ज्यादा है ना। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। कहता बॉयज गर्ल्स से ज्यादा हैं, बॉयज गर्ल्स से ज्यादा हैं बाय 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ का जो 12% है, टोटल स्ट्रेंथ का जो 12% है वो जितना भी होता है बॉयज गर्ल्स से उतना ज्यादा है। तो अगर आपको परसेंटेज याद हो, मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताया था, क्वेश्चन में कोई भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, आप 100 मान सकते हो अगर परसेंटेज दिखे, और परसेंटेज यहाँ पे है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, राइट। मानना किसको है, जिससे कंपैरिजन होगा, तो कंपैरिजन बॉयज का गर्ल्स से नहीं है, कंपैरिजन है टोटल स्ट्रेंथ से। तो आई सपोज टोटल स्ट्रेंथ मैंने मान लिया कि टोटल स्ट्रेंथ है 100, ठीक है जी, मैंने मान लिया टोटल स्ट्रेंथ है 100, मान लिया, राइट। दिस इज टोटल स्ट्रेंथ। अब बॉयज गर्ल से ज्यादा है, ये ज्यादा कम कैसे डिसाइड होता है आपको मैंने बताया था, माइनस करके। बॉयज गर्ल से ज्यादा है कितना, 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ का 12%। अगर मैं टोटल स्ट्रेंथ को 100 मान लूं तो बॉयज गर्ल से ज्यादा है कितना, 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो इसका 12% कितना होता है, 12। उसने ये नहीं कहा कि बॉयज गर्ल से 12% ज्यादा है ना, वो कहता बॉयज है ना गर्ल से ज्यादा है, जितने भी ज्यादा होते हैं बॉयज माइनस गर्ल करके आएगा, वो कितना है, दैट इज इक्वल टू टोटल 12% ऑफ द, not 12% more the 12% of the total strength. So if I suppose total strength is 100, then boys are more than the girls by 12% of the total strength. तो 12% of 100 is 12, right? तो 12% 100 का कितना हो, 12, right? लिख लिया, right? बोला था ना जिससे कंपैरिजन उसको सपोज करना। अब कैलकुलेशन, आपने छोटी क्लासेस में 2 इक्वेशंस की होंगी, x प्लस वाई दिया हुआ है, x माइनस वाई दिया हुआ है, ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो प्लस माइनस गया, प्लस प्लस, ये भी प्लस है, प्लस है, तो 2 बॉयज 100 और 12 112, 2 नीचे चला जाएगा तो 112 के नीचे 2 जाएगा तो बॉयज कितने आ जाएंगे, 56, 2 नीचे चला जाएगा तो कितने आगे बॉयज 56,
अब 100 में से 56 बॉयज हैं, टोटल 100 माना था ना, तो गर्ल्स कितनी होंगी 44। गर्ल्स कितनी होंगी 44। 100 में से 56 बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होंगी 44। अब रेशो पूछा जी, 4 के टेबल पे काट दो, 14:11। दिस इज द करेक्ट आंसर। किसी ने ये निकाला या ये निकाला बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो स्टेटमेंट को ना पकड़ना होता है पेपर में। चीजें कई बार बहुत आसान होती हैं, हम डर जाते हैं, हमें लगता है पता नहीं क्या ही आ गया, आंसर मैच नहीं हो रहा। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। उसने कहा बॉयज गर्ल्स से ज्यादा बाय 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, तो आई सपोज टोटल स्ट्रेंथ इज 100, देन बॉयज गर्ल्स से ज्यादा है जितना टोटल स्ट्रेंथ का 12% है, तो विच इज 12। दोनों को ऐड किया तो ये गया प्लस माइनस प्लस प्लस, 112/2 यानी कितना आ जाएगा 56। तो बॉयज 56 आ जाएंगे। अब 100 टोटल था, बॉयज 56 आ जाएंगे तो गर्ल्स 44 आ जाएगी, तो उनकी रेशियो क्या आ जाएगी 14:11। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? डन। चलिए चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ सिखाना है एक्चुअली। याद है हमने एक क्वेश्चन किया था इनकम वाले में भी, राइट? रेशियो के हिसाब से एज्यूम किया था। यहाँ पे ना आपको कुछ समझाना है ध्यान से, मैं खुद ही बता रहा हूँ, ठीक है? आज थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा आ रहा है, कुछ इशू है, सॉर्ट आउट कर देंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, कल पार्टनरशिप करेंगे स्टार्ट, और आज आपका रेशियो खत्म हो जाएगा। विद सॉल्यूशंस आपको पीडीएफ दे दूंगा आज, ठीक है? 100 के अराउंड क्वेश्चन इसका भी है, ठीक है? टोटल द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 4:5। ये छोटी छोटी चीजें सीखनी है, आपको फ्यूचर में काम आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे चैप्टर्स में या किसी भी चैप्टर में, राइट? 4:5 2 नंबर्स का रेशियो है। पहला नंबर 20% बढ़ गया, दूसरा 20% घट गया, तो नई रेशियो बताओ। ये क्वेश्चन है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा पहला पॉइंट ये है कि पूरे क्वेश्चन में ना कोई एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है। नहीं है ना? देखो चेक करो, है या नहीं? नहीं है, कुछ भी मान सकते हो। कुछ लोग ना पूरे नंबर को 100 मान लेते हैं। अगर आप 100 मानोगे ना तो 100 ना 4:5 में बढ़ेगा नहीं। अगर यहाँ पे 3:2 होता तो बच जाते, पर वो भी जेन्युइन बात नहीं। हमें क्या पता यहाँ पे क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी परसेंटेज हो तो 100 मानते हैं, 100 मतलब 2 zeros मानते हैं, लेकिन साथ में रेशियो भी हो और एक्चुअल वैल्यू ना हो तो हम मानेंगे एक नंबर है 400, दूसरा नंबर है 500। आपके मन में कई सवाल उठेंगे, बेसिकली मैं वो सवालों के ही जवाब दे रहा हूं आपको। कब से कब कहां क्या सपोज करना है वही समझाना चाहता हूं, राइट? अभी आप ये नहीं कह सकते हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताए जा रहा हूं कि कब कहां क्या यूज करना है। पहला, क्वेश्चन में कोई एक्चुअल वैल्यू ना हो तो परसेंटेज देखा तो 100 मान लिया। दूसरा, क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू हो तो x मान लिया। तीसरा, क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू भी हो, परसेंटेज भी हो, और मन करे 100 मानने का तो 100 नहीं मानना है, क्या मानना है? 100x मानना है। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन नहीं। आप हर जगह x मान लो तो भी सारी जगह ही आंसर आएंगे, इधर भी 4x 5x मान लो तो भी सारी जगह ही आंसर आएंगे। लेकिन ये एक तरीके हैं जिनको लोग शॉर्ट ट्रिक्स बोलते हैं। मैं ये वर्ड ही नहीं यूज करता क्वांट में। लॉजिकल चीजें होती हैं, लॉजिकल ट्रिक्स होती हैं, बट शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मैं वर्ड ही नहीं यूज करता। ये तरीके हैं क्वेश्चन को बेटर करने के, छोटा करने के, आसान करने के। माना यहाँ पे भी 100 ही है, लेकिन मैंने नंबर को नहीं 100 माना, मैंने कॉमन फैक्टर को 100 माना। तो अगर कॉमन फैक्टर 100 माना तो ये 400 ये 500 माना क्यों? आप बोलोगे सर नंबर क्यों माना, 4x 5x क्यों नहीं माना? मैं बोलूंगा बच्चा एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है तो एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछेगा, तो कुछ भी मान सकता है। तो अकेला परसेंटेज हो 100 मान लो, राइट? एक्चुअल वैल्यू भी हो, परसेंटेज भी हो, 100x मान लो। रेशियो परसेंटेज हो तो कॉमन फैक्टर को 100 मान लो। इनकम वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था? रेशियो भी थी, परसेंटेज भी थी और एक्चुअल वैल्यू भी थी, जिसमें सेविंग का डिफरेंस दिया होता, तो आप 100x भी मान सकते हो। यहां पे 400x 500x मान लेना। अगर इसी क्वेश्चन में कोई लास्ट में वैल्यू दी होती ना कि नई वाली सेविंग इतनी है, नए वाला नंबर इतना है, तो मैं 400x 500x मानता। ये होता है क्वांट का बेस। आपको ये समझना होता है, ऐसे नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस करा दो जी, ऐसे ही करा दो, उसमें यही चीजें यूज होनी। कब कहां क्या सपोज करना है वो आप परसेंटेज रेशियो में सीखते हो, राइट? परसेंटेज रेशियो में सीखते हो।
नॉर्मली हम पढ़ाते हैं पहले सिंप्लीफिकेशन पे 3 दिन लगाते हैं, एलसीएम पे 4 दिन लगाते हैं, एवरेज में 5 दिन लगाते हैं, उनका लिंक नहीं आगे पर बेस बन जाता है, फिर हम परसेंटेज पे आते हैं, क्योंकि परसेंटेज रेशियो का सारा लिंक है। तो परसेंटेज रेशियो जितना स्ट्रांग होगा ना आपका, जितनी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, चाहे इन सेशंस को 2 बार ही क्यों ना देखना पड़े, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है उतना आपको आने वाले क्वांट में समझ आता है, स्पेशली सिंपल ट्रस्ट, कंपाउंड ट्रस्ट में, स्पेशली पार्टनरशिप में, स्पेशली डाटा इंटरप्रिटेशन में। आपने देखा ना सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में क्वांट अलग दिया हुआ है, सब डीआई रीजनिंग अंदर अलग डाली है, मतलब क्वांट का पार्ट ही कितना आ गया। अब कोई किसी को लगता है सर डीआई की क्लास ले लो, बोल देते ना डीआई की क्लासेस, यार डीआई है क्या? डीआई क्या है? ऊपर से ग्राफ को देख के नीचे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो ग्राफ में पता क्या होगा, क्वेश्चन यही होगा, बस ये परसेंटेज हमें ग्राफ से उठानी होगी, जो पाई चार्ट में होगा या बार ग्राफ में होगा या लाइन ग्राफ में होगा, दैट्स ऑल। डीआई भी आपका अरिथमेटिक ही है, डीआई के अंदर भी क्वेश्चंस ही होते हैं, खुद ही सॉल्व करने होते हैं। ये तो फिर सेम हो सकते हैं, तो सेम भी नहीं होते। डीआई तो कैसे मर्जी बना लो, मैं बना देता हूँ अभी, जितने मर्जी क्वेश्चन बनवा लो, पाई चार्ट बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, लाइन ग्राफ बनाना है, जो मर्जी बनवा लो। तो पॉइंट इज अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग करो, स्पेशली परसेंटेज रेशियो, यू विल बी सक्सेसफुल इन डीआई। आपको शायद मेरी जरूरत ही ना पड़े, हालांकि डीआई पे मैं 4-5 दिन लूंगा, कई तरह के ग्राफ करवाने की सोची हुई है, देखो सोची हुई है, ठीक है, बट स्टिल देखते हैं। अभी पहले हम मेन चैप्टर्स को पूरा करें। तो मैंने यहाँ 400-500 इसलिए माना, पहली चीज क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, आई कैन सपोज एनी नंबर, बट बिकॉज ऑफ दिस आई सपोज 400 and 500। अब देखो चीजें कैसे आसान होती, राइट? आप अभी सीख रहे हो कि आपको कब कहाँ क्या करना है, आप अभी पूछा मत करो इन चीजों में, ठीक है? कब कहाँ क्या सपोज करना है, एक बार मेरे 2 चैप्टर्स जिन पे मैंने काफी टाइम दिया, 4 लेक्चर्स दिए, अगर लगा लोगे ना आप समझ जाओगे, राइट? पहला नंबर 20% बढ़ गया, तो अब आपको परसेंटेज का लेक्चर नंबर 1 याद करना है। इसका 10% कितना होता है? 40। इसका 10% कितना होता है? 40। इसका 20% कितना होगा? 80 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 480, राइट? दूसरा नंबर 20% घट गया, इसका 20% घटाना है, इसका 10% कितना होता है? 50। 20% कितना होता है? 100। इसका 20% होता है 100। 100 घटाना है, बढ़ाना नहीं है। 100 घटा दिया तो कितना हो गया? 400। रेशो क्या हो जाएगी? 6:5। समझे? इजीएस्ट वे। आप 4x 5x भी मान के कर लो, पर बच्चों को ना डेसिमल से थोड़ा डर लगता होता है, इसलिए मैंने 400 और 500 माना है, राइट? इसका मैंने मान लिया एक नंबर 400-500, यहाँ पे 4:7 होता ना, तो मैं 400-700 मानता, क्योंकि मैंने 2 जीरोस रख के परसेंटेज को भी संभाल लिया और रेशियो को भी संभाल लिया, 4 और 5 के हिसाब से मान के, ठीक है? ऐसे ही मानते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ो, एक्चुअल वैल्यू गिवन है तो यू नीड एक्स एट एनी कॉस्ट, यू नीड एक्स, राइट? तो एक्चुअल वैल्यू गिवन है तो आपको एक्स की जरूरत है, एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है तो आप 100 मान सकते हो, लेकिन परसेंटेज के साथ रेशियो भी हो तो रेशियो के अकॉर्डिंग 100 मान लो, कॉमन फैक्टर 100 मान लो, राइट? क्लियर है? मैंने कॉमन फैक्टर 100 माना था। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक नंबर 400 है, दूसरा नंबर 500 है, ठीक है? ये पहला नंबर 20% बढ़ गया, जिसका बेस बना है ना मेरे से परसेंटेज में, वो समझ गया मैंने क्या किया। दूसरा नंबर 20% घट गया, कल को 20 की जगह 22 भी हो सकता था ना, तो कैलकुलेशन हो सकती थी, यहाँ कैलकुलेशन बचेगी, ऐसे भी कर सकते हो। परसेंट से परसेंट गया, 2 जीरो से 2 जीरोस गई, 4 जीरो से 0 गई, 4 पे कटा 2, 2 पे कटा 6:5। जिसने मुझसे परसेंटेज पढ़ा वो ये भी समझ गया होगा मैंने क्या किया, लेकिन कल को 3 का केस भी आ जाता है तो बढ़ा लेना बेटर होता है अगर कैलकुलेशन ईजी हो तो। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? मैं रिपीट करना चाहूंगा, मैंने 400-500 माना था, पहला नंबर जो है वो 20% बढ़ गया तो इसका 20% बढ़ा दिया, 20% 80, इसका 20% घटाना है तो रेशियो आ जाएगी आपके पास, जो पूछिए। क्लियर? एक और करिए। 3:2 में है, 100 मानोगे चल जाएगा काम, पर कल को 3:4 में हुआ, आपने 100 माना तो आप फंस जाओगे, तो क्यों ना अपने मेथड पे टिका जाए। 300-200 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर में कल को वैल्यूज क्या होनी है हमें क्या पता। फॉन्ट थोड़ा छोटा है तो मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं एक बार। The ratio of number of boys to number of girls in a school is 3:2। बॉयज और गर्ल्स का स्कूल में रेशियो है 3:2। उसके बाद
बॉयज़ जो हैं वो 20%, बॉयज़ जितने भी बॉयज़ हैं उसका 20% स्कॉलरशिप ले गए और जितने भी गर्ल्स हैं उसका 25% स्कॉलरशिप ले गई। तो आपने मुझे ये बताना है कि उस स्कूल में कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला। जितने भी बॉयज़ हैं उसका 20% स्कॉलरशिप ले गए और जितने भी गर्ल्स हैं उसका 25% स्कॉलरशिप ले गई। तो आपने मुझे ये बताना है कि स्कूल में कितने ऐसे पर्सन्स हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला। ट्राई कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं अपने फंडे पे ही बैठा रहा, मैं 3:2 देख के लालच में नहीं आया कि 100 मान लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है ना, कल को 3:4 हुआ 100 माना फंस जाऊँगा, है ना। तो मैंने मान लिया जैसा कि मुझे समझाया गया कि बॉयज़ 300 हैं ना, बॉयज़ 300 हैं, गर्ल्स 200 हैं। अगर बॉयज़ 300 हैं, गर्ल्स 200 हैं, तो टोटल कितना हुआ? 500। क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, मैं कुछ भी मान सकता था। तो 3:2 के अकॉर्डिंग मैंने कॉमन फैक्टर मान लिया। मैंने क्या मान लिया? कॉमन फैक्टर मान लिया, ठीक है। 3:2 के अकॉर्डिंग मैंने कॉमन फैक्टर मान लिया। बॉयज़ 300 हैं, गर्ल्स 200 हैं, तो कॉमन फैक्टर 100 मान लिया, ठीक है। अब 20% बॉयज़ स्कॉलरशिप लेते हैं, इसका 10% कितना होता है? 30। इसका 20% कितना होगा? 60। तो 60 बॉयज़ स्कॉलरशिप ले रहे हैं, 60 बॉयज़ स्कॉलरशिप ले रहे हैं। गॉट इट? राइट। 25% गर्ल्स स्कॉलरशिप लेती हैं। 25% की वैल्यू याद है? 1/4। 25%, 25% मतलब 1/4। इसका 1/4, 1/4 कितना हो? 50। 50 गर्ल्स स्कॉलरशिप ले रही है। तो टोटल जो लोग स्कॉलरशिप ले रहे हैं, टोटल जो लोग स्कॉलरशिप ले रहे हैं वो कितने हैं? 110। उसने कहा 20% बॉयज स्कॉलरशिप लेते हैं, तो इसका 20% होता है 60। तो 60 बॉयज स्कॉलरशिप लेते हैं। 25% गर्ल्स स्कॉलरशिप लेते हैं, तो इसका 25% कितना होता है? 40 ना 50। 25% ना 1/4, 50। 50 गर्ल्स स्कॉलरशिप ले रही है, तो टोटल स्कॉलरशिप कितने ले रहे हैं? 110 बच्चे। टोटल कितने हैं? 500। तो 110 बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं 500 में से, तो कितना परसेंट हुआ? कितना परसेंट हुआ? अब परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। कितना परसेंट हुआ? 22%। तो 22% बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं। कितना परसेंट हुआ? 22%। 110 बच्चे 500 में से 22% बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा कितने स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं, तो 78% स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं। अगर पूरे क्लास में 22% बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं, तो 78% ऐसे होंगे जो स्कॉलरशिप नहीं लेते होंगे। गॉट इट? अगर पूरी क्लास में 22% बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं, तो दैट मीन 78% स्कॉलरशिप नहीं लेते होंगे। मैं इसको 100 मान के करता तो शायद इजी हो जाता, बट हमेशा 3:2 थोड़ी होगा। कल को 3:7 भी 3:5 होगा, तो मैं कैलकुलेशन में चला जाऊंगा। तो मैंने इसीलिए 300-200 ही रखा, मैंने मेथड नहीं चेंज किया। कल को वैल्यूज चेंज हो जाए, आप कन्फ्यूज हो जाओ, तो उसका क्या फ़ायदा ना। तो मैंने क्या किया, 3:2 था, कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं थी। मैंने परसेंटेज भी देख ली, साथ में रेशियो को भी संभालना था, परसेंटेज को भी संभालना था। तो एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, तो मैंने 300-200 मान लिया, तो टोटल 500 हो गए, अपने आप ही पता लग गया है ना। कॉमन फैक्टर 100 मान लिया, तो बॉयज़ 300 है, गर्ल्स 200 है। अब जो भी बॉयज़ हैं उसका 20% स्कॉलरशिप ले रहे हैं, मतलब 60 बॉयज स्कॉलरशिप ले रहे हैं। गर्ल्स का 25% स्कॉलरशिप ले रही है, मतलब 50 स्कॉलरशिप ले रहे हैं। तो 60 और 50 कितना हुआ? 110। 110 लोग स्कॉलरशिप ले रहे हैं। 110 लोग स्कॉलरशिप ले रहे हैं, कितने में से? 500 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा? 22%। कितना आ जाएगा? 22%। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? एक और करवाता हूँ आपसे, सभी का आंसर चाहिए। मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर दूंगा, आज थोड़ा फोन छोटा हो गया। स्टेटमेंट पढ़िए। The number of employees in a company A, B and C, तो
आर इन द रेशो 4:5:6, राइट। 3 कंपनीज हैं ABC, उनमें जो एम्प्लॉयज का रेशो है दैट इज 4:5:6, दैट इज 4:5:6, ये एम्प्लॉयज का रेशो है। कहता अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ गए, पहली कंपनी में 25%, दूसरे में 30% और तीसरी में 50% बढ़ जाएं, 25, 30, 50, तो नए जो एम्प्लॉयज होंगे उनकी रेशो बताओ। तो बेसिकली ये जो टाइप है ना, इसमें परसेंटेज के ही क्वेश्चन है जिनमें एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन साथ में रेशो दी हुई है। बस ये सिखाना था आपको, टाइप नहीं थी बेसिकली, बस ये सिखाना था परसेंटेज के साथ रेशो कनेक्ट हो तो क्या करना है। तो सबसे पहले 4:5:6 के अकॉर्डिंग मैंने मान लिया कि ए कंपनी में 400 लोग थे, बी कंपनी में 500 लोग थे और सी कंपनी में 600 लोग थे। मान लिया 400, 500, 600 क्यों माना? बच्चे का सवाल उठता है तो मैं बच्चे को बोलूंगा बच्चा एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है पूरे क्वेश्चन में तो कुछ भी मान सकता है, लेकिन परसेंटेज को देखते हुए मैंने 400, 500, 600 माना, तो कुछ भी मान ले तेरा आंसर वही आएगा। बट 400, 500, 600 मानने से तेरी कैलकुलेशन कम होने के चांसेस है, क्योंकि तू 2 जीरोस मान के चल रहा है परसेंटेज की वजह से। अब पहली कंपनी में 25% बढ़ा, 25% की वैल्यू होती है 1/4, मैंने आपको परसेंटेज के लेक्चर नंबर 1 में बताई। तो इसका 1/4 कितना होता है? इसका 1/4 कितना होता है? 100। इसका 1/4 कितना होता है? 100। इंक्रीज हुए हैं 100 इंक्रीज हुए। पिछले में इंक्रीज नहीं होते, पिछले में उनको स्कॉलरशिप मिला था, राइट। तो इसमें इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीज हो गया 100 इंक्रीज हो गया, तो नए एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे? 500, है ना। नेक्स्ट कंपनी में 30% इंक्रीज हुए हैं, 30%। इसका 10% कितना होता है? 50। तो 30% कितना होगा? 150। 10% कितना होता है? 50। तो 30% कितना होगा? 150। तो 150 इंक्रीज हुए, 150 इंक्रीज हुए तो कितने हो जाएंगे? 650, 650, राइट। इसका 30% बढ़ गया, इसका 10% 50, 30% 150, 150 बढ़ गया, 150 बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका 50% बढ़ गया, नेक्स्ट का 50% बढ़ गया। 50% का मतलब क्या होता है? आधा। तो इसका 50% कितना होगा? 300, 300 बढ़ गए तो कितने हो गए? 900। तो पहली कंपनी में 400 का 25% बढ़ा दिया तो 500 हो गए, इसका 30% बढ़ा दिया तो ये हो गए और ये हो गए, ये आ गया। ये नए एम्प्लॉयज आ गए, इनका रेशो कुछ है तो 0 से 0 कट जाएगी। किसी टेबल पे कटते हैं, 5 के टेबल पे कटते हैं तो ये 10 आ जाएगा। ये 5 पे काटा 13, ये 5 पे काटा 18, ये रेशो आएगी। ऑप्शन में नहीं थी, नन ऑफ दिस। 13, 10, 18 नहीं लिख सकते, आपको रिस्पेक्टिवली पूछा है। रिस्पेक्टिवली मतलब A:B:C, तो 10:13:18, 10:13:18। क्लियर है बच्चों? तो एक छोटी सी टाइप थी परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस की, ठीक है। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस की मैंने ना इनके काफ़ी क्वेश्चंस PDF में भी ऐड किए हैं आपके लिए। थोड़ा सा मैं रेशियो और परसेंटेज में काम ज़्यादा दे रहा हूँ। आने वाली PDF इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, राइट, कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़े। एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहूँगा और ज़रूरी है बच्चों। क्या होता है, अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ ना तो मुझे आग लगी होती है, मुझे होता है जान लगा दें, सर भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत करें, अच्छी बात होती है, लेकिन उस एनर्जी का ना सही यूज़ करना होता है। अब आज हमारे पास एनर्जी होने का एक रीज़न है। क्या रीज़न है पता है? कि हमारे पेपर्स आने वाले हैं, है ना। कई ऐसे बच्चे भी देखे जिनके पेपर्स भी नहीं आते, जैसे SSC, बहुत कई बार टाइम भी लग जाता है बट पेशेंस होता है उनमें, ठीक है। हमारे पास तो रीज़न ये है कि इतने सारे पेपर निकले पड़े, है ना। तो हम गलती क्या कर सकते हैं? हम गलती ये कर सकते हैं, हमने परसेंटेज कर लिया, नकुल सर से कर लिया या किसी भी एकेडमी में कर लिया, ठीक है, कर लिया। अब उसके बाद हम RS अग्रवाल करने लग जाते हैं या कोई M टायरा करने लग जाते हैं, या कई बच्चे कोई और बुक्स भी उठाते हैं, अरिहंत की बुक भी उठाते हैं। कई बच्चे जैसे CSET की तैयारी कर रहे हैं तो मार्केट में CSET की बुक पड़ी होगी, ठीक है, वो मार्केट में उसी टाइम ही आ जाएगी जिस टाइम कोई पेपर निकला होगा, राइट। पंजाब पटवारी की बुक भी पड़ी होगी, कोई भी बुक पड़ी होगी, मिलेंगी आपको ऐसी, वो लेने लग जाते हैं बच्चों। उससे क्या होगा, आपने परसेंटेज का 200, 250, 300 क्वेश्चन जान लगा के आज कर लिया। सर ने कहा था परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, पक्का करना है, 300 क्वेश्चन कर लिया, अच्छी बात है, कर लिया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का भी कर लिया आपने। देखो 300 क्वेश्चन करने के लिए 4-4, 5-5 दिन, हफ्ता लग जाता है बिगिनर को, या जिसका मैथ्स एवरेज होता है, जिसका मैथ्स वीक होता है। मोस्टली वही लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, है, मैथ्स एवरेज है, वीक है, जरूरत है तभी आते हैं हम, है। तो पॉइंट ये होता है, आज तो ठीक है, मान लो आज के 2 महीने बाद पेपर है, उससे 10 दिन पहले की बात करता हूँ, आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, आपका कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा ना, आप परेशान हो जाओगे।
ये मैं ना अपने बैंक के बच्चों में देखता हूँ। मेरे बैंक के बच्चों को तो मैं अभी टाइम ही नहीं दिया, अभी 10 दिन हुए, उनको तो मैं 4-4 महीने देता हूँ। फिर मैं ना टेस्ट बड़े लेता हूँ, उनके बहुत टेस्ट लेता हूँ। देखो वहाँ पे फील्ड अलग है, सिस्टम अलग है, राइट। वो ऑलरेडी प्रोसीजर बना होता है, बस सॉफ्टवेयर बना होता है, बस हमें तो क्वेश्चन भरने होते हैं, ठीक है। हमें चूज करे होते हैं, मैंने सेलेक्ट करके क्वेश्चन भरवा देता हूँ अपने टाइपिस्ट से कि यार ये क्वेश्चन डालने डाल दियो, ठीक है। हालांकि टेस्ट बनाने में टाइम लगता है, बट वो सारा कुछ हो जाता है। टेस्ट जब लेता हूँ ना, टॉपर बच्चे, जीनियस बच्चे, जिनको मैं अपने से भी ज्यादा इंटेलिजेंट मानता हूँ, कई बार देखता हूँ यार ये 15 सेकंड में कैसे कर रहा है, पता लग जाता है ना, ये 10 सेकंड में कैसे कर रहा है, ये तो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये वो समझता होगा जो मेरे से बैंक कैटेगरी में कभी आप में से कोई पढ़ा हो, ठीक है। तो वो भी ना स्कोर नहीं कर पाते, मतलब एक डर सा होता है, बहुत कम होते हैं जो पूरे में से पूरे ले पाए, क्योंकि टाइमिंग की भी लिमिट होती है। तो एक चीज मैंने जज किया वहां पे, रीजन वाई वी आर नॉट स्कोरिंग, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। बहुत से इंटेलिजेंट बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमने कंटेंट ज्यादा इकट्ठा कर लिया, उनको समझा कम, करा ज्यादा, तरीके ज्यादा पकड़ लिए। अच्छा इसका ये मेथड, इसका ये मेथड, इसका ये मेथड है, वो सारा होच पोच हो गया। अब वो सेम क्वेश्चन भी पेपर में बुला देगा, वो नए क्वेश्चन में भी दिमाग नहीं चलवाएगा। फिर मैंने लास्ट ईयर एक इनिशिएटिव सा लिया, अपने आप में थोड़ा अपने आप को जगाया कि नकुल यार क्या सेम चीजें पढ़ाई जा रहा है, कुछ पीडीएफ डेवलप कर अच्छी। फिर मैंने थोड़ी पीडीएफ बेटर करी, पीडीएफ का थोड़ा लेवल रेज किया, राइट। मैंने कुछ इस तरह से पीडीएफ बनाई है कि यार मैं चाहता हूं बच्चा अरिथमेटिक के लिए ना, इफ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर, ही और शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी और बैंकिंग, इवन अरिथमेटिक के लिए ना इतना ही करना है। कल को टेस्ट देंगे ना, कोई नए क्वेश्चंस मिलेंगे, कल को मॉक टेस्ट देंगे, 4 क्वेश्चन और मिलेंगे, उनको ऐड कर लेंगे, बस 20-30 क्वेश्चन और ऐड करने, 150 ये हो गए, 20-30 और ऐड करने, और इसी पे ही मत्था मारते रहना। लेकिन जब ये पीडीएफ के अगर 15 चैप्टर इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो जान ले लेंगे, क्योंकि इनमें भी क्वेश्चन में दम है। ये बड़ी सोच समझ के बनाई गई है, ये टीचर के द्वारा बनाई गई, जिसको 8-10 साल का एक्सपीरियंस था, ठीक है, मतलब मैंने खुद बनाई, राइट। तो पॉइंट इज ये जो पीडीएफ आपको अभी थोड़ी लग रही है ना, कई बच्चे मुझे इधर उधर के बुक्स के क्वेश्चन फेंक रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये जो परसेंटेज रेशियो की पीडीएफ टफ लग रही है ना, ये आज से 20 दिन बाद ना, ये जितने भी डाउट्स है ना, आधे दोबारा होंगे, क्योंकि आप इनको समझोगे नहीं। इनको समझने के लिए आपने मेरे से डाउट क्लास में समझ लिया, जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे ना, निकल जाएगा। छोटी क्लासेस को याद करो, 9th-10th में मैथ्स किसका अच्छा होता था, जिसने ज्यादा प्रैक्टिस की होती थी, वो नए क्वेश्चन भी कराता था पेपर में, होता ही था ना। मैथ्स में हमारे स्कूल में क्या होता था, 10वीं क्लास में 90 नंबर होते थे, टेक्स्ट बुक में से 10 नंबर आपके इधर उधर से होते थे, हम वो भी ले आते थे। क्यों ले आते थे? क्योंकि हमने टेक्स्ट बुक को समझ के किया होता था, उसकी प्रैक्टिस मारी होती थी, अंडरस्टैंड किया होता था। तो भागो मत यार, छोड़ दो किताबों को। क्यों क्वेश्चन भेज रहे हो मेरे को, क्यों क्वेश्चन भेज रहे हो? कितने डाउट ले लूंगा? मान लो मैं आपको बोलूं ये बुक कर लो, कितनों के डाउट ले लूंगा? इज दैट पॉसिबल फॉर मी? आप एक अरिहंत की बुक कर रहा है, आर एस अग्रवाल कर रहा है, कैम टायर कर रहा है, इज दैट पॉसिबल फॉर मी? इज दैट पॉसिबल? राइट, नहीं ना, नहीं पॉसिबल है, राइट। इवन अनअकैडमी पे मेरा पेड बैच ही होता है, राइट, वहां पे भी पॉसिबल नहीं यार। 500 बच्चा का डाउट एक एक करके पर्सनल थोड़ी ले लूंगा। तो क्या इसका सोल्यूशन है कि टीचर एक कंटेंट देगा, उसको डील करेगा, उसी के डाउट्स लेगा, ताकि सभी के कॉमन डाउट्स एक ही टाइम पे हो जाए। अब आपको यहां पे मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मैं बैठ रहा हूं कि मार्केट की बुक्स बैठ रहे हैं या मेरी पीडीएफ बैठ रहे हैं, ठीक है। यहां पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको इन फ्यूचर परसेंटेज रेशियो की मैंने आपको वही पीडीएफ दी है जो एक्चुअल में देनी चाहिए थी, क्योंकि मैं टाइम इन्वेस्ट करना चाहता था। रेशियो पे 2 डाउट क्लासेस और लगने वाली हैं, देख लेना, मैं ले लूंगा, ये चलने दूंगा, ये नहीं रोकने वाला, सिलेबस नहीं रोकता मैं, ये चलती रहेंगी। कोशिश करूंगा संडे भी लूंगा, मेरे को 2 वीक ना जाना था आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है। तो दैट इज वाई अप डाउन ही किया एक ही दिन में मैंने, बस दैट इज वाई मैंने संडे ऑफ किया था। नहीं करूंगा मैं ना पीडीएफ को भी थोड़ा कंप्रेस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है पंजाब जॉब्स के लिए बहुत ज्यादा हाई लेवल करने का फायदा नहीं है। पर ये 2 चैप्टर मैं अच्छे से देना चाहता था, मेरे को था कि ये 2 चैप्टर आके पढ़ो। मुझे भी पता था 90% बच्चों की डिमांड है, सर प्रॉफिट एंड लॉस करा दो, SICI करा दो। बहुत ज्यादा बच्चों ने मुझे पहले ही मैसेज कर दिया था कि ये चैप्टर करने ही करना है हमने। बट स्टिल मुझे पता है कि बिगिनर्स के लिए ना ये 2 चैप्टर्स होने बहुत जरूरी थे, ताकि सारे बंदे एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए। अब चाहे पार्टनरशिप करना, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस करना, प्रॉफिट एंड लॉस टफ होगा, पर मुझे लगेगा कोई नहीं, मैं सही करा रहा हूं, क्योंकि मैं ये चैप्टर्स करवा चुका अच्छे से। तो ट्रस्ट माई पीडीएफ्स, उसमें 70-80 क्वेश्चन होगा, बहुत है यार। आपके पास इतने सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, रीजनिंग है, रीजनिंग का कितना वेटेज है, इंग्लिश है आपके पास वो है अपना जीके पंजाब, जीके स्टैटिक, जीके करंट अफेयर्स पंजाब के, कितना कंटेंट है आपके पास, करने को इतना कुछ है। आप क्यों क्वांट के पीछे पागल हो रहे हो? एक बंदे पे ट्रस्ट करके देख लेते हैं इस साल। स्कूल में भी टीचर पर ट्रस्ट किया ही था, किसी एकेडमी को भी पैसे दिए होंगे तो ट्रस्ट करते ही हम। ऑफलाइन भी इंस्टीट्यूट कोचिंग जाते हैं तो आंख बंद करके ब्रांड पे ट्रस्ट करते ही हम, हर जगह करते हैं ना। तो यहाँ तो मैं ही बैठा हूँ, मैं ही मैथ्स वाला हूँ, मैं ही बंदा हूँ, तो मेरे पे ट्रस्ट करो। क्या डिमांडें की हुई है, ये दे दो सर, पंजाब जी के दे दो, ये दे दो, वो दे दो। क्या पागल हो रखे हो यार? क्वांट के टीचर को मांग रहे हो? क्वांट बिजनेसमैन थोड़ी हूँ यार मैं, अभी बन जाऊंगा धीरे धीरे, अभी नहीं हूँ, राइट। अभी तो क्वांट का टीचर, तो क्वांट का मांग लो यार कुछ,
अलजेब्रा करा देंगे, एक पेपर में लिखा हुआ था कोऑपरेटिव बैंक में आने, कराएंगे, पेपर की डेट तो आने तो आप साथ साथ करा देंगे, राइट, करा देंगे, राइट। आप लोग सपोर्ट करो, मेंसुरेशन भी यही बोर्ड पे करा देंगे, बट थोड़ा स्लॉट तो चाहिए, टाइम तो चाहिए, एकदम से होच पोच थोड़ी कर देंगे सिस्टम को, है ना, ठीक है। बातें ज़्यादा नहीं करनी है और आज कर ली, ठीक है। तो बी, दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो मैंने पढ़ाया उसको रिटेन करना है, नहीं तो सब गायब हो जाएगा। उसमें क्वेश्चंस अच्छे थे परसेंटेज में भी, इलेक्शन उलक्शन वाले सारे, वो बेस बनाएगा। अब आगे डर नहीं लगेगा। आगे की पीडीएफ देखो, अगर मेरी रियल पीडीएफ में दे दी आपको ना, तो टाइम एंड वर्क की पीडीएफ ना 5 से 6 डाउट क्लासेस ले जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस की पीडीएफ ना 5 डाउट क्लासेस ले जाएगी। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अगर मैंने अपनी रियल पीडीएफ दे दी, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसमें क्वेश्चंस आपको दिखेगा कि 140 तो क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन में कितना दम है, आपको एक पूरी घंटे की क्लास में ना 4 क्वेश्चन ही डाउट हो पाएंगे। तो पॉइंट इज, मैं पंजाब जॉब्स के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करूंगा। आपके वो टाइप हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, उसके लिए वेरी सॉरी। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली दिखाऊंगा। जितना मैंने पढ़ाया, देख सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन हो रहे हैं, राइट, मतलब हम सही जा रहे हैं, सही जा रहा है। किसी भी पेपर की तैयारी करते हो तो प्रीवियस ईयर्स को तो नजर में रखते हो ना। डीआई भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो टाइम इन्वेस्टमेंट अच्छे से करेंगे। मैं अभी आगे का प्लान अभी डिजाइन करूंगा, अकॉर्डिंगली चलूंगा। 30 जुलाई तक मैक्सिमम करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे एक छोटी सी टाइप रहती है, फटाफट उसको खत्म करते हैं और ये चैप्टर को डन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, रेशियो एंड फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ नहीं है, 2-4 चीजें बतानी, ठीक है। थोड़ा समझना। मान लो एक रेशियो है, जैसे ये, ठीक है। आपको इसको ए बी को बांटना है, ए बी में बांटना है। मान लो 330 रुपए इस रेशो में, ठीक है। बस ये चीज समझानी है कि रेशो में ना फ्रैक्शन को कभी खत्म करना हो, रेशो में फ्रैक्शन को कभी खत्म करना हो, राइट। तो करना क्या है, आपने जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है। 8 और 3 का एलसीएम तो 24, उसको ना यहां पे मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि रेशो में अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई फर्क तो नहीं है, कोई डिफरेंस तो नहीं है ना। 24 वापस कट के वही बने। 8 और 3 का एलसीएम लेना और उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। ये कब करना है, जब रेशो में फ्रैक्शन खत्म करनी है। क्वेश्चन भी कराऊंगा अच्छे वाले, एक बार सिंपल चीजें बता रहा हूं। तो ये रेशो आ गई, तो ये जो रेशो थी और ये जो स्टार्टिंग में रेशो गिवन थी, दोनों में फर्क नहीं है। इसको 24 से दोनों जगह डिवाइड कर लो, वापस वही रेशो बन जाएगी। लेकिन फ्रैक्शंस रेशो को खत्म करना है। अब आप सीधा डील करोगे कि 11 इससे 330 है। समझ रहे हो मेरी बात को। मान लो आपके पास आ गया जी ए रेशो बी रेशो सी इज 2/5, 3/2, 7/10, ये रेशो है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। 5 तो 10 का एलसीएम लेना है। ले लिया, क्या होता है 5 तो 10 का एलसीएम 10 ही होता है। तो 10 से तीनों जगह न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। उससे ये होगा कि डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। तीनों जगह अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रेशियो में कभी फर्क नहीं पड़ता। तो 10 से यहां, 10 से यहां, 10 से यहां। अब ये आ गया 4, 3 5 15 और ये 7। बच्चों जो रेशो गिवन थी ना और जो रेशो मैंने बनाई है, दोनों सेम ही होती है, बस उसमें फ्रैक्शंस को खत्म किया है, ठीक है। उसमें बांटना और इसमें बांटने में कोई फर्क नहीं है। बस आपको रेशो में कभी भी डिनोमिनेटर खत्म करना हो तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स हैं उनका एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, तो वो फ्रैक्शनल रेशो वो नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल रेशो इनटू नॉर्मल रेशो। तो टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई बाय ऑल, क्योंकि रेशो में अगर मैं सेम नंबर्स पे सारी जगह मल्टीप्लाई करूं तो चेंज नहीं होता है। लेकिन इसके इतने आसान क्वेश्चंस नहीं है, 1-2 सिंपल क्वेश्चंस हैं, फिर 1-2 मैंने कुछ अच्छी चीजें बतानी है इस सेशन को खत्म करने से पहले। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा फोन छोटा है तो मैं स्टेटमेंट पढ़ दूंगा, ध्यान दीजिएगा। अ सम ऑफ ₹1664 is divided among P and Q in the ratio 1/3:1/5, ठीक है। इन द रेशो 1/3:1/5, किस रेशो में बटा हुआ है 1/3:1/5, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। P and Q का जो सम है दैट इज 1664, ठीक है। P and Q का जो सम है दैट इज 1664, राइट। तो अब करना क्या है, 1/3 और 1/5 में फ्रैक्शन को खत्म करना है।
तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 15 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो। कुछ क्रैम मत करना, उल्टा हो जाता है, कल को कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं ऊपर नीचे। तो ये 5 और ये 3, तो पी और क्यू का रेशो आ गया 5:3। तो जो रेशो गिवन थी और इस रेशो में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। तो अब आप सीधा कह सकते हो जी कितने हिस्से हैं, 8 हिस्से 1664 है। तो एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी, एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16, 08 208। तो पी के कितने हिस्से, 5, तो 5 × 208 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1040। तो ये लेक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 1 का ही क्वेश्चन था, सम दिया हुआ है, रेशो दी हुई है, सॉल्व करो। लेकिन रेशो किसमें दी हुई थी, फ्रैक्शन में। तो बस सिखाना सिर्फ इतना था कि फ्रैक्शनल रेशो को खत्म करना है तो डिनोमिनेटर जो भी है उनका एलसीएम लेके दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो और इसको काट वाट दो, तो आपकी फ्रैक्शनल रेशो नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी। गॉट इट। एक क्वेश्चन करोगे अपने हाथ से, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। 3200 है बच्चों, 3200 बांटा गया है 3 वर्कर्स में। 3200 बांटा गया किस में, 3 वर्कर्स में। किस रेशो में, 3/5 रेशो 2 रेशो 5 रेशो 3। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ सेकंड वर्कर। 3200 रुपये बांटा गया जी 3 वर्कर्स में, 3/5 2 और 5/3। क्विकली सभी का आना चाहिए। 3/5 रेशो 2 रेशो 5/3। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ सेकंड वर्कर। चलिए 3 वर्कर्स हैं, तीनों में कितना बांटा गया, 3200 रुपया। किस रेशो में, 3/5 रेशो 2 रेशो 5/3। डिनोमिनेटर क्या है इसका, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है ना। किसी भी चीज का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, 1, राइट। तो डिनोमिनेटर क्या है, 531। 531 का एलसीएम क्या होता है, 15। तो तीनों जगह पे 15 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, राइट। तो 15 15 15, ठीक है। तीनों जगह में 15 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब काटो, 3 × 3 9, 2 × 15 30, 5 × 5 25। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को देखते हुए तीनों जगह 15 15 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपकी जो फ्रैक्शनल रेशो है वो नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस रेशो में और इस रेशो में कोई फर्क नहीं है बच्चों, सिर्फ हमने फ्रैक्शंस खत्म किए हैं। अब हिस्से कितने हैं, 9 × 39, 39 × 25, 64 हिस्से। कितने हिस्से, 64। कितने से, 64, 64। तो 64 पार्ट्स, 64 पार्ट्स तीनों का सम है। हमें एक्चुअल क्या गिवन है, तीनों का सम। तो 64 पार्ट्स 3200 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50। तो 1 पार्ट 50 आ जाएगा। पूछा किसका था, सेकंड वर्कर का। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 × 50 कितना आ जाएगा, 1500। आई होप आपको समझ आ रहा है। क्वेश्चन का लेवल कुछ भी नहीं है, पर 1-2 क्वेश्चन अच्छे करवाने वाला हूं मैं इसके बाद। ये क्वेश्चन का लेवल कुछ भी नहीं है, राइट। क्लियर है बच्चों। 3200 रुपया बांटा गया, 3200 रुपया बांटा गया है 3 वर्कर्स में। किस रेशो में, 3/5 रेशो 2 रेशो 5/3। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ सेकंड वर्कर। तो मैंने बेसिकली कुछ नहीं करा, फ्रैक्शनल रेशो को नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट किया। कैसे, डिनोमिनेटर को देखते हुए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सारी जगह मल्टीप्लाई कर दिया ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो आपकी जो रेशो है वो नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नॉर्मल रेशो दी हुई है, तीनों का सम दिया हुआ है। तो ये तो लेक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन बन गया ना। तीनों का सम भी गिवन है, तीनों का रेशो भी गिवन है, तो सॉल्व कर लेंगे हम, राइट। कि कितने हिस्से कितने हैं तो एक हिस्सा कितना होगा। गॉट इट। अब 1-2 अच्छे क्वेश्चन करवाता हूँ जिनमें मुझे आपको कुछ समझाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। जबरदस्त क्वेश्चन इसलिए बोलूंगा कि मुझे इसमें आपको कुछ सिखाना है, पर पहले एक बार आप ट्राई कर लीजिए इसको, ठीक है। मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। 680 रुपये बांटा गया है एबीसी में, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको एक बहुत डीप चीज समझानी है मैंने। 680 रुपये बांटा गया है एबीसी में, राइट। किस तरह से बांटा गया, ए गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स एंड बी गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स, ठीक है। देन बीज शेयर इज। बच्चों 10 मिनट और लूंगा आपके, बस ये 1-2 क्वेश्चंस हैं। कुछ बहुत डीप बात बतानी है इन क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको। मे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, तो एक बार ट्राई दे दो, एक बार ट्राई दे दो, ठीक है। एक बार ट्राई कर लो।
चलिए करते हैं डिस्कस, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिएगा मैं सारे मेथड डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूं आज इस क्वेश्चन में। पहला, बच्चा बोले सर मैंने क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू देखी। कौन सी एक्चुअल वैल्यू देखी? 680 रुपये। तो मैंने तो एक्स मानना है, तो एक बच्चा हमें ऐसा मिलेगा जो सी को एक्स मानेगा या किसी को भी एक्स मानेगा, तो बी सी का 1/4 है तो x/4 हो जाएगा। तो ए बी का 2/3 है, ए जो है ना वो 2/3 ऑफ बी है, तो अगर b x/4 है तो a x/6 आ जाएगा। तो एक बच्चा ऐसा भी मिलेगा हमें जो किसी टीचर की जरूरत नहीं मांगेगा, वो तीनों को अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा और तीनों का सम दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वट एवर जो भी दिया हुआ है, वो बोलेगा मैं तो x निकाल के निकल लिया। तुम लोगों को मेथड करने करते रहो, ये मैं खुद कर सकता हूँ एंड आई अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स जो खुद कर सकते हैं। ठीक है, मैं पीडीएफ पे फोकस करने पे क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मेरी जो पीडीएफ है ना वो आपको पीडीएफ के क्वेश्चन तो पेपर तो कवर करेगी, आपका दिमाग भी चलवाएगी। और दिमाग तब चलवाएगी जब आप उस पर काम करोगे। ठीक है, तो ये भी कर सकता है। अप्रिशिएटेड इफ एनीवन, किसी ने भी ऐसा किया हो। नंबर 1। नंबर 2, एक बच्चा होगा कि नकुल सर ने ना मुझे कुछ पढ़ाया था, मैं उसमें दिमाग लगाता हूं। कैसे? वो कहेगा देखो ऐसा है, ए गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स, बी गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स। वो कहेगा यहां से तो मुझे ये रेशो बी मिल गया, ये बी नीचे ले आया, ये सी नीचे ले, वो कहेगा यहां से मुझे बी रेशो सी मिल गया, तो मैं तो क्लबिंग कर देता हूं। क्लबिंग कर देता हूं तो ए रेशो बी रेशो सी आ जाएगा, तीनों का सम तो दिया हुआ है 680। वो ये भी कर सकता है, ये भी आई अप्रिशिएटेड, हाईली अप्रिशिएटेड। दिमाग चला दिया भाई तूने तो। ठीक है, बहन भी, राइट, दिमाग चला दिया आप लोगों ने, राइट, बढ़िया। तो ये भी अप्रिशिएशन वाला पॉइंट है ना। तो अब एक चीज मैं सिखाने वाला हूं आपको, ये हम सिखाते हैं शॉर्टकट वालों को, लॉजिकल। शॉर्टकट शॉर्टकट कुछ नहीं होती, कब कहाँ क्या सपोज करना है वो होती है स्पीड। मैं डील करता हूँ स्पीड में। ठीक है, स्पीड कैसे बनेगी, पेपर में क्वेश्चन जल्दी कैसे होगा, लेवल कैसे बनेगा, वो लेती टीचर टाइम। ठीक है, तो टाइम तो लेती हैं, राइट। बैंक की तैयारी कर रहा हो तो उसको 6 महीने साल से कम नहीं टाइम बोलते हम, लगता है टाइम इतना, आराम से लगता है, हर किसी को पता है, राइट। एवरेज कैंडिडेट को तो आराम से लगता है, टॉपर है तो घर बैठे भी निकल सकता है। एक चीज सिखाते होते हैं तो वो मैं आपको भी सिखाना चाहूंगा और वो जरूरी भी है। हम ना कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? रेशो का। रेशो कब ले सकते हैं कब नहीं ले सकते हैं अभी तक बताया नहीं आपको मैंने, अब मैं आपको बताऊंगा हम रेशो कब ले सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में क्या पढ़े कि वी कैन टेक देयर रेशोस। अगर मुझे दिया हो कि भाई नकुल तेरी सैलरी 450 रुपये है, दूसरा बंदा ले लो, मान लो हरप्रीत है, हरप्रीत तेरी सैलरी है 300 रुपये, दोनों का रेशो बताओ, बता देंगे, है ना। तो अगर वैल्यूज दी हो दोनों की तो रेशो ले सकते हैं, तीनों की दी है तो भी ले सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, रेशो ले सकते हैं। नंबर 2, कभी भी रिलेशन दिया हो, रिश्ता दिया हो, मैं तेरे से डबल हूं, ठीक है, रीजनिंग वाले ब्लड रिलेशंस नहीं, राइट, नॉर्मल रिलेशन, मैं तेरे से डबल हूं, मैं तेरे से ट्रिपल हूं, मैं तेरे से 1/4 हूं, मैं तेरे से 1/8 हूं, हमेशा रेशो ले सकते हो। मेरी सैलरी किसी से डबल है तो मेरी, मान लो मेरी सैलरी हरप्रीत से डबल है, तो हरप्रीत की 100 है तो मेरी 200 है। रेशो क्या है? 1:2। हरप्रीत की x है तो मेरी 2x है, डबल है ना, तो रेशो क्या आएगी? 1:2। x तो कट गया। हरप्रीत की 500 है, मेरी डबल है तो 1000 है, 500 1000 की रेशो भी क्या आई? 1:2। तो कभी भी ऐसे रिलेशन दियो, डबल ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 1/4, 1/8 रेशो ले सकते हो। मान लो हरप्रीत की सैलरी 1/4 है मेरा, हरप्रीत की सैलरी मेरा 1/4 है, तो मेरी अगर मान लो 100 है तो हरप्रीत की 25 है, 1/4 तो 25 हुआ ना, तो रेशो क्या आई? 4:1। मेरी मान लो 400 है,
हरप्रीत की 1/4 है, तो 1/4 कितना 100, रेशो ले सकते हैं 4:1, कुछ भी मान लो, 1000 मान लो तो 250, 4:1। तो कभी भी ऐसा कुछ लिखा हो, ही इज डबल देन हिम, या ए इज डबल देन बी, ए इज हाफ ऑफ बी, ए इज 1/3 ऑफ बी, यू कैन ऑलवेज टेक रेशो। आप ले सकते हो रेशो, हमेशा कंपैरिजन कर सकते हो। कंपैरिजन किया जा सकता है अगर ऐसा रिलेशन दिया हो, डबल, ट्रिपल, 1, 4, 1/8, कुछ भी मान के कंपैरिजन ले सकते हो, रेशो वही आएगी। ठीक है, सीधा नंबर्स दियो, दोनों की वैल्यूज दियो तो भी रेशो ले सकते हो। परसेंटेज, कभी भी परसेंटेज दियो तो भी रेशो ले सकते हो। जो क्वेश्चन परसेंटेज में बना है वो रेशो में भी बन सकता है, क्योंकि परसेंटेज से रेशो, रेशो से परसेंटेज हम बना सकते हैं। जैसे मेरी सैलरी 20% ज्यादा है अरुण से, मेरी सैलरी 20% ज्यादा है अरुण से, तो अरुण की सैलरी अगर 100 है तो मेरी 120 है, 5:6। अरुण की अगर 200 है, 20% ज्यादा है मेरी, इसका 20% कितना हुआ 40, 20% 40 1, तो रेशियो भी 5:6 है। अरुण की 1000 है, मेरी 20% ज्यादा है तो 1200 है, 1000 1200 का रेशियो भी 5:6 आएगा। तो परसेंटेज से भी रेशियो बना सकते हैं। 3 जगह पे हम रेशियो ले सकते हैं, जब दोनों की वैल्यूज दी हो। रेशियो मतलब कंपैरिजन करना, कंपैरिजन हम कर सकते हैं, ठीक है, जब दोनों की वैल्यूज दी हो, राइट, या डबल, ट्रिपल, 1/4, 1/8 दिया हो, आप रेशियो लो, राइट, हमेशा लो, कुछ भी मान के रेशियो लो, आएगी आएगी। 1000 मानो, 100 मानो, x मानो, y मानो, रेशियो आएगी आएगी, y x जो भी होगा घट जाएगा। परसेंटेज दियो तो भी रेशियो ले सकते हो, राइट। लेकिन कब रेशियो नहीं ले सकते, कब रेशियो नहीं ले सकते, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोग ये तो सिखाते हैं कि कब ये कर सकते हैं, बट ये नहीं सिखाते कब नहीं कर सकते, राइट। कब रेशियो नहीं ले सकते, सुनिए, मेरी सैलरी 20 रुपए ज्यादा है किसी से, आप रेशियो नहीं ले सकते हमारी, कुछ और ना दिया हो तो, क्योंकि अगर अरुण की सैलरी 100 रुपया है तो मेरी 120 हो जाएगी, 5:6। अरुण की सैलरी 50 रुपए है, मेरी 20 रुपए ज्यादा तो 70 हो जाएगी। अब रेशियो 5:6 नहीं आएगा, 5:7 आ जाएगा। अरुण की सैलरी 10 रुपए है, मेरी 20 रुपए ज्यादा तो 30 हो जाएगी मेरी, तो 1:3 आ जाएगा। कभी भी ये लिखा हो, कोई किसी से 5 रुपए ज्यादा, कोई किसी से 3 रुपए कम है, कोई किसी से 2 रुपए ज्यादा, कोई किसी से 4 रुपए कम है, आप रेशियो नहीं ले सकते। आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा। वो याद करो 76 वाला क्वेश्चन, ए बी से 3 ज्यादा है, बी ए से 4 ज्यादा है। मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, कोई कितना भी कर ले एक्स मानना ही पड़ेगा। वो बोलते हैं कि हम टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो से करा देंगे पूरा, वो बोलते हैं कि हम SICI रेशियो से करा देंगे पूरा। मैं बोलता हूं कि भाई तू रेशियो ही रेशियो से करा के दिखा दे पूरा, बस क्वेश्चन मेरे से ले जा, दूंगा भी तेरे को किताबों में से जो रेशियो के चैप्टर में होंगी। नहीं पॉसिबल है। कभी भी एक मेथड से एक चैप्टर हो जाता ना तो चैप्टर की अहमियत ही नहीं रहती। चैप्टर होते हैं इससे, और ये बनाना पड़ता है, इसके लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब 2 महीने में ठीक है पंजाब जॉब्स निकाल लोगे, मैथ्स थोड़ी सीख लोगे, राइट। मैथ सीखने के लिए तो आपको टाइम चाहिए, बट हमें कितना चाहिए, हमें स्टेट के हिसाब से कितना रिक्वायर्ड है, हमें कितना बेस रिक्वायर्ड है, दैट मैटर्स। हमारा पेपर बहुत हाई लेवल नहीं होने वाला, मैं ये बात मानकर चल रहा हूँ, बट हमारा पेपर मॉडरेट लेवल हो सकता है, मेरे को ये भी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। इजी लेवल होगा, हमेशा नहीं होता, वैसे भी कंपटीशन ही नहीं होगा। अगर इजी लेवल होगा तो मेरा बच्चा और दूसरा बच्चा फर्क नहीं होगा, लेकिन जब मॉडरेट लेवल आएगा तो हम में से कुछ बच्चे परफॉर्म करेंगे, वहां पे मेरी जीत होती है एक्चुअल में, ठीक है, वहां पे मेरी जीत होती है, राइट, कि हाँ मेरा बच्चा आज स्कोर कर रहा है, गॉट इट, मेरा बच्चा नया क्वेश्चन कर रहा है, वो तो कर ही लेगा, PDF वाला नया भी कर रहा है, राइट, क्लियर है। कब रेशियो नहीं ले सकते, जब ये लिखा होगा कोई किसी से 3 रुपए कम है। मान लो मेरी सैलरी किसी से 3 रुपए कम है, तो उसकी 100 है तो मेरी 97 हुई, राइट, उसकी 50 है तो मेरी 47 हुई। दोनों केसेस में रेशियो अलग अलग बन गई ना, उसकी 10 है तो मेरी 7 हुई, अब रेशियो कुछ और बन गई। उसकी 20 है तो मेरी 17, या 20 और 17, 10 और 7 अलग अलग रेशियो से, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये होता है, कब रेशियो ले सकते हैं, कब रेशियो नहीं ले सकते। अब उसका इस क्वेश्चन से क्या कनेक्शन था मैं बताता हूं। तीनों का सम है जी 680। अब मैं आपको बताता हूं, शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ नहीं होता। कभी भी चैलेंज कर लेना अपने सर को कि वो फलाने बंदे ने इस क्वेश्चन की ये 2 ट्रिक्स दी है, मैं आपको 3 दे दूंगा। पर बात ये है कि स्टूडेंट को 3 रिक्वायर्ड हैं, बात ये है कि स्टूडेंट को ट्रिक्स रिक्वायर्ड है, बात नहीं, बात ये है कि स्टूडेंट को ये रिक्वायर्ड है हाउ टू डील विद द न्यू क्वेश्चन। वो तभी कर पाएगा जब वो ये सीखेगा कि इन क्वेश्चंस को करने में कब, कहाँ, क्या, क्यों यूज करना है, राइट। आज थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि यार परफॉर्मेंस बने अब, ठीक है। अब आप लोग PDF पे काम करो थोड़ा, ठीक है। सुनिए,
इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 680 में बांटा गया एबीसी में, ए 2/3 है बी का, बी 1/4 है सी का। अगर किसी तरीके से मैं ए रेशो बी रेशो सी ले आऊं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लेक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन बन जाएगा। और कभी भी फ्रैक्शनल रिश्ते दिए हों जैसे ये, तो आप हमेशा रेशो ले सकते हो, आप हमेशा रेशो ले सकते हो, ठीक है। आप हमेशा रेशो ले सकते हो, ठीक है। कभी भी फ्रैक्शनल रिश्ते दो तो आपने करना क्या, सुनो, आप कुछ भी मानो आपके पास रेशो वही आने वाली है। आप 100 मानो तो भी आपके पास रेशो आने वाला है, आप किसी को भी मानो तो आपके पास रेशो वही आने वाली है। लेकिन नंबर मानना है दिमाग से। ए का कंपैरिजन है बी से, बी का कंपैरिजन है सी से। सी को मानो तो बी आएगा, फिर अपने आप ही ए आ जाएगा। लेकिन सी को 100 मानो नहीं, पूरे क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं है, और वैसे भी मुझे परसेंटेज नहीं निकालनी, मुझे तो रेशो बनानी है। सी को एक ऐसा नंबर मानो जो डिनोमिनेटर खा जाए, जो डिनोमिनेटर खत्म कर जाए, ताकि मेरी रेशो जो है ना वो फ्रैक्शन वाली ना बने, सीधी रेशो ही वही बने, जो बड़ी सिंपल सी प्यारी सी रेशो। तो डिनोमिनेटर क्या थे पूरे क्वेश्चन में, 3 और 4। तो सी को एक ऐसा नंबर मानो जिसको 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 12। मैंने मान लिया सी 12। आप मेरे पे डाउट मत करो, मैंने सी को 12 नहीं माना, मैं उनकी सिर्फ रेशो निकाल रहा हूं। आप यहाँ पे 100 मानोगे ना तो भी रेशो वही आएगी, आप 50 मानोगे तो भी रेशो वही आएगी, करके देख लेना। लेकिन 12 मानने से जो रेशो आएगी वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी, तो मुझे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। मैंने मान लिया सी को 12, बीसी का 1/4 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बीसी का 1/4 है, तो 12 का 1/4 कितना होता है, 3। 12 का 1/4 कितना होता है, 3। ए 2/3 है किसका, बी का, तो 3 का 2/3 कितना होता है, 3 का 2/3 कितना होता है, 2। तो ये रेशो आ गई। अब दुनिया के किसी भी मेथड से रेशो निकाल लो, यही आने वाली है। आप क्लबिंग करके रेशो निकाल लो तो भी यही आने वाली है, कुछ भी करके रेशो निकाल लो, ये आने वाले, जो सीधा आगे। अगर डिनोमिनेटर 5 और 7 होते तो मैं सी को 35 मानता, अगर डिनोमिनेटर 5 और 6 होते तो मैं सी को 30 मानता। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत डीप पॉइंट है, राइट, बहुत डीप पॉइंट है, राइट। तो खत्म क्वेश्चन। कितने हिस्से हैं, 2, 3, 5 और 12, 17 हिस्से 680 हुए। तो एक हिस्सा कितना हुआ, 40, एक हिस्सा 40, तो बी पूछा है 3 × 40 कितना आ जाएगा, 120। खत्म, राइट। यहां रेशियो से कर सकते थे, क्लियर है। तो मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है जी, तीनों का सम है 680, राइट। मैंने हिसाब लगाया, अगर रिश्ते फ्रैक्शनल दिए हुए हैं, मैं किसी तरीके से ए रेशो बी रेशो सी ले आऊं, ठीक है। बस मैं इनको शॉर्टकट बोलता नहीं हूं, मैं चीजें समझाता हूं। मैं चाहता हूं आपको क्लैरिटी हो पेपर में करना क्या है। पेन उठने चाहिए नए क्वेश्चंस में, राइट, ठीक है। अभी भी उठवा सकता हूं, आपको बोलूं कोई भी बुक ट्राई करो, आपकी मेरी पीडीएफ के अलावा भी दूसरे क्वेश्चंस होंगे। बस मेरी पीडीएफ को 4 बार खाने के बाद किसी बुक में उतरना, आपकी उस बुक के भी 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट मैं चाहता नहीं आप वहां जाओ, राइट। टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम सेल्फ स्टडी में देना बहुत जरूरी है। पंजाब जीके पढ़ो, सारा कुछ पढ़ो यार, बहुत जरूरी है। एक सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है। लाइटली मत लेना किसी भी चीज को। सुनो, अगर मैं किसी तरीके से ए रेशो बी रेशो सी ले आऊं तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना। तो मैंने देखा डिनोमिनेटर क्या है, 4 और 3। ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 भी खत्म करेगा, 3 भी खत्म करेगा, तो 12। अगर डिनोमिनेटर 5 और 6 होते तो मैं 30 मान लेता, अगर डिनोमिनेटर 5 और 3 होता तो मैं 15 मान लेता। तो डिनोमिनेटर 3 और 4 थे तो मैंने सी को 12 माना। सी को क्यों माना, क्योंकि ए का रिश्ता है बी से, बी का रिश्ता है सी से, तो सी मानूंगा तो बी आ जाएगा। बी इसका 1/4 है तो कितना हुआ, 3। ए इसका 2/3 है तो कितना हुआ, 2। कितने हिस्से हुए, 17 हिस्से 680। तो जिसको टेबल आते हैं 1 हिस्सा 40, तो 3 हिस्से कितने आ जाएंगे, 120। 680/17 करोगे तो 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 120। क्लियर है, क्लियर है। अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं, इसका शायद क्वेश्चन आपको बुक में ना दिखे, पर फ्यूचर में कभी बन सकता है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता, ए जो है 2/3 है बी का, और बी गेट्स ₹5 मोर देन सी गेट्स, ये क्वेश्चन होता, तो आपको दुनिया का कोई भी शॉर्टकट नहीं चल सकता, आपको सी को एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि वो यहां पे रिलेशन दे गया, बी गेट सी 5 मोर देन सी। तो आप सी को एक्स मानोगे तो बी एक्स प्लस 5 होगा, फिर बी एक्स प्लस 5 होगा तो ए 2/3 ऑफ एक्स प्लस 5 होगा। वहां पे आप रेशियो नहीं ले सकते,
तो आज मैं आपको ये सिखाना चाहता था कब रेशो ले सकते हैं, कब रेशो नहीं ले सकते हैं। तो इसके 2-3 क्वेश्चन पीडीएफ में थोड़े टफ भी होंगे, घबराना नहीं है। मैं रेशो पे 2 डाउट क्लासेस लूंगा, ठीक है, मैं रेशो पे 2 डाउट क्लासेस लूंगा और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि हमारे लेक्चर्स ना रुके। कोशिश करूंगा एक आधा दिन बीच में रेशो के लिए रोकना पड़ जाए, बट आगे नहीं रोकेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? बहुत है, आज का सेशन थोड़ा लंबा चला गया। क्लियर है? अगर यहाँ पे ये लिखा होता ए बी का 2/3 है और बी उसका 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो आप रेशो नहीं ले सकते, तो आपको एक्स से मानना पड़ेगा, ठीक है। डन। तो रेशो कंप्लीट है, रेशो कंप्लीट है। आज थोड़ा सा ठीक नहीं था, थोड़ा हैक्टिक हो गया शेड्यूल। कल से खींचते हैं, स्पीड लेवल भी खींचते हैं, थोड़ा बढ़िया पार्टनरशिप को करते हैं। कल पार्टनरशिप शुरू कर देंगे, ठीक है। थोड़ा आप पीडीएफ को रिवाइज कीजिए, थोड़ा अभी भी लोगों को अवेयर कीजिए, क्योंकि ये सेशंस पढ़े हैं एज इट इज, परसेंटेज से शुरू कर सकते हैं। और बेवकूफ मत बनिए, सब इंस्पेक्टर की तैयारी अलग होएगी। अरे अरिथमेटिक ही है, परसेंटेज अगर सारों में लिखा हुआ है तो परसेंटेज ही है, ठीक है। गलत सोच मत लीजिए कि इसका बैच अलग होगा, सब इंस्पेक्टर की तैयारी ली मैथ सफिशिएंट है, ये सीसेट ली सफिशिएंट है। यार तुसी कितने मर्जी पढ़ लो, परसेंटेज ही है, ठीक है। कोई मर्जी बुक उठा लो, परसेंटेज ही है। क्वांटम कैट की भी बुक उठा लोगे ना तो भी 10-20 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इसको पढ़ने के बाद, बेस बन चुका होगा। उठा के देख लो कैट की भी बुक, राइट। तो अरिथमेटिक ये भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो। हाँ, आपको दिक्कत कब आएगी? जब आप मेरी पीडीएफ रिवाइज नहीं करोगे, आपको रिटेन नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आज हुए हैं चैप्टर 2, आज से 1 महीने बाद चैप्टर हो जाएंगे 9, तो 7 और चैप्टर, 6 और चैप्टर मैं जोड़ दूंगा अगले महीने में, राइट। थोड़ा 3-3 दिन लगा के ज्यादा ही जोड़ दूंगा मैं, ठीक है। 3-3, 4-4 दिन लगाएंगे, एक दिन डाउट क्लास का भी रखेंगे, तो अकॉर्डिंगली हम कवर अप कर देंगे 30 जुलाई तक काफी सिलेबस, ठीक है। बाकी रीजनिंग की क्लास आपकी सेम टाइम होगी 9:30, मंडे टू सैटरडे रखा है, संडे डाउट क्लासेस ले लिया करेंगे, कुछ ऐसा स्लॉट्स बना लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। पीडीएफ आ रही है विद सॉल्यूशंस।